तो अमोनियम नाइट्राइड को जब भी हीट करोगे बेटा तो N2 रिलीज होगा, और अमोनियम नाइट्रेट को जब भी हीट करोगे तो याद रखना N2O रिलीज होगा। जैसे कि NCERT है वो ब्रोमीन को रेड कलर का बताती है, पर एक्चुअली में ब्रोमीन जो है वो रेडिश ब्राउन होता है। तो बेटा जिंक की रिएक्शन अगर डाइल्यूट HNO3 से करवाएंगे तो क्या मिलेगा? जिंक नाइट्रेट मिलेगा। तो भाई गैसियस प्रोडक्ट डाइल्यूट H2SO4 के साथ तो ये भी देगा, ये भी देगा, ये भी देगा, पर ये देगा CO2, ये देगा NO2 और ये देगा SO2। हेलो बच्चों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास में। तो आई होप आप सभी ने सॉल्ट एनालिसिस की थ्योरी देख ली होगी। नहीं देखी है तो पहली फुर्सत में जाके पहले तो थ्योरी देखो, जो मैंने अपने यकीन चैनल पे जो अपना सॉल्ट एनालिसिस का जो लेक्चर हुआ है प्रचंड का, वो देख लो। उसके बाद ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये सब बन जाएंगे। आज हम डिस्कस करने वाले बेटा सॉल्ट एनालिसिस के क्वेश्चंस, ठीक है। जैसा कि आप सभी को मालूम है, नीट के सिलेबस में अब सॉल्ट एनालिसिस, जिसको अपन क्वालिटेटिव एनालिसिस के नाम से भी जानते हैं, ये ऐड कर दिया गया है। तो इसके क्वेश्चंस आपको देखने को नहीं मिलेंगे मार्केट में ज्यादा। क्यों? क्योंकि ये अभी रिसेंटली पिछले साल ही ऐड हुआ है ना। अगर होते तो मतलब जैसे पहले से आ रहे होते तो अपने पास PYQs होते। तो एक तो मैं आपको थोड़ा सा ये एश्योर कर दूं कि बेटा इस टॉपिक से कभी भी टफ क्वेश्चन नहीं आता है, आपके सिलेबस में जितना है वो ही आएगा। और जो आप एक्चुअली में 11th और 12th क्लास में जो आपको प्रैक्टिकल केमिस्ट्री पढ़ाई जाती है वो यहां पर पूछा जाता है। अब मुझे मालूम है तुम में से कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने स्कूल की शक्ल तक नहीं देखी होगी या लैब की शक्ल तक नहीं देखी होगी, बट हाँ, जो वो लेक्चर हमने किया है उसमें कोशिश मैंने यही की है कि आपको पूरा प्रोसेस कैसे चलता है सॉल्ट एनालिसिस वाला, कैसे एनायंस और कैटायंस का अपन टेस्ट लगाते हैं, वो प्रॉपर तरीके से मैं समझाने की कोशिश करूं, है ना। तो उसको जरूर देख लेना। फिर उसके बाद कैसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, आज जो क्वेश्चन अपन करेंगे वो थोड़े से मतलब वैसे वाले लेवल होंगे, मॉडरेट लेवल वाले, टफ नहीं और इजी भी नहीं, मॉडरेट लेवल वाले होंगे। जो डायरेक्ट क्वेश्चन अभी तक जेई हमसे पूछता रहा है वो हम यहां पर डिस्कस करेंगे। मतलब जेई के कुछ क्वेश्चंस मैं लेकर आया हूं ताकि आपको आइडिया लगे कि सॉल्ट एनालिसिस से क्वेश्चन कैसे बनते हैं, ठीक है। तो चलिए अपन फटाफट से क्वेश्चंस डिस्कस करते। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब देखो इसमें ना स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन भी आते हैं, और ये स्टेटमेंट वाइज जो क्वेश्चंस होते हैं ये ज्यादातर रिएक्शन बेस्ड होते हैं। तो सबसे पहली बात, अगर आपको इसके क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है तो आपकी इसकी थ्योरी ढंग से तैयार होनी चाहिए, ठीक है। थ्योरी ढंग से तैयार होगी तो आपको पता होगा कौन सी रिएक्शन की बात यहां पर स्टेटमेंट में हो रही है, ठीक है। अगर यही नहीं पता होगा कि ये किस रिएक्शन की बात कर रहा है तो फिर नहीं कर पाओगे। इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ये भी बोल दिया था कि पहले जाके बेटा थ्योरी देख कर आओ, थ्योरी कंप्लीट करके आओ, फिर उसके बाद आपको ये क्वेश्चन वाला लेक्चर देखना है, ठीक है। तो अगर तुम्हारी थ्योरी तैयार नहीं है तो फिर मत देखना इस लेक्चर को, पहले थ्योरी तैयार। ये मत सोचना है कि मैं सिर्फ लेक्चर देख लूंगा ये वाला क्वेश्चन वाला तो मेरा काम हो जाएगा। जब तक थ्योरी ढंग से तैयार नहीं कर लेते इस चैप्टर की, पर्टिकुलर इस चैप्टर की, तब तक इसके क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना ही मत, वरना तुम लोग हमेशा इसी कंफ्यूजन में रहोगे कि ये तो चैप्टर बहुत बेकार है, एक ही तो क्वेश्चन आता है, छोड़ जाऊंगा चैप्टर, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, फिर ऐसे उल्टे उल्टे दिमाग में तुम्हारे ख्याल आने लगेंगे, ठीक है। चलिए तो बात करते हैं, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। Fe+3 ion give deep green precipitate with K4 FeCN6। अपने को करेक्ट स्टेटमेंट बताना है ना। ये बोल रहा है कि डीप ग्रीन प्रेसिपिटेट मिलेगी K4 FeCN6 के साथ अगर Fe+3 की रिएक्शन करवाएंगे तो। अब याद करो जब Fe+3 का अपन ने टेस्ट लगाया था तो प्रूशन ब्लू बनाया था कैसे, जब Fe+3 की रिएक्शन K4 FeCN6 से करवाते हैं तो प्रूशन ब्लू बनता है ना, जिसका फॉर्मूला क्या था, Fe4 FeCN6 होल थ्राइस, ठीक है। और मतलब स्टार्टिंग की बात करें तो फिर वो कुछ इस प्रकार से बनेगा KFeCN6। तो क्या इसका डीप ग्रीन कलर था क्या? नहीं, कैसा कलर था? ब्लू कलर था, ठीक है। तो अपना करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, ये करेक्ट नहीं होगा। ऑन हीटिंग K+ कैल्शियम 2+ एंड बाइकार्बोनेट आयंस वी गॉट अ प्रेसिपिटेट ऑफ K2CaCO3 होल ट्वाइस। नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता। अगर अपन हीट करेंगे पोटेशियम और कैल्शियम के बाइकार्बोनेट्स को तो अपने को क्या मिलेगा? बाइकार्बोनेट्स को हीट करने पर मिलता है बेटा कार्बोनेट, है ना। बाइकार्बोनेट्स को हीट करने पर अपने को कार्बोनेट मिलते हैं। तो आप पोटेशियम बाइकार्बोनेट को हीट करोगे तो K2CO3 मिलेगा, और कैल्शियम बाइकार्बोनेट को हीट करोगे तो CaCO3 मिलेगा, जो कि व्हाइट कलर के हैं, ठीक है, व्हाइट कलर के। और ये तो कॉम्प्लेक्स है जो कि सॉल्युबल रहेगा, तो अपने को तो इनकी व्हाइट पीपीटी मिलेगी, है ना।
फिर बोला जा रहा है मैग्नीज सॉल्ट गिव अ वायलेट बोरैक्स बी टेस्ट इन रिड्यूसिंग फ्लेम। नहीं, वायलेट नहीं और रिड्यूसिंग में नहीं, ये तो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में देते हैं, है ना। आपको कलर लिखा रखे हैं मैंने ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग फ्लेम के, ठीक है, तो उनको याद कर लेना अच्छे से। ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में ये देता है वॉयलेट कलर, और रिड्यूसिंग में तो ऑलमोस्ट कलरलेस मिलता है अपने को इसका बीड, है ना, एकदम वेरी लाइट पिंक होता है, तो वो इतना लाइट होता है कि वो कलरलेस में ही काउंट होता है, ठीक है। फ्रॉम अ मिक्स्ड प्रेसिपिटेट ऑफ AgCl एंड AgI अमोनिया सॉल्यूशन डिसॉल्व्स ओनली AgCl। बिल्कुल सही बात है। याद करो जब अपन क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड का टेस्ट पढ़ रहे थे तो उसमें अपन ने ये देखा था कि अगर AgCl बनता है तो AgCl तो अमोनिया में इजीली डिसॉल्व हो जाता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कौन सा वाला कॉम्प्लेक्स, इसकी अमोनिया सॉल्यूशन से रिएक्शन करवा दिया आपने, तो ये कॉम्प्लेक्स बना लेता है। सिल्वर सॉल्ट्स आर सॉल्युबल इन अमोनिया ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब AgI क्योंकि उसमें कोवेलेंट नेचर ज्यादा है, पोलराइजेशन ज्यादा है ना, I माइनस का साइज बड़ा है, पोलराइजेशन ज्यादा है, तो क्योंकि उसमें कोवेलेंट नेचर ज्यादा है इसलिए उसकी सॉल्युबिलिटी पोलर सॉल्वेंट में कम हो जाती है, ठीक है, वो रिएक्ट नहीं करता अमोनिया से, तो AgI इज इनसॉल्युबल इन अमोनिया, और AgBr पार्शियली सॉल्युबल होता है। AgCl सॉल्युबल, AgBr पार्शियली सॉल्युबल और AgI इनसॉल्युबल रहेगा, तो ये तो सॉल्युबल हो जाएगा ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो आंसर अपना क्या हो जाएगा बेटा, आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, द कंपाउंड दैट डज नॉट प्रोड्यूस नाइट्रोजन गैस बाय थर्मल डिकम्पोजिशन। वैसे तो ये P ब्लॉक का क्वेश्चन है और ये हट चुका है अब अपने सिलेबस से, पर इस पर क्वेश्चन आया है देखो जेई मेन में, तो मतलब रिपीट हो सकता है, तो अपन मतलब ऐसे मान के चलते हैं कि हाँ बिल्कुल कट टू कट बात भी नहीं करेंगे, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी सिलेबस के अपन देखेंगे चीजों को। तो बेटा देखो, जब भी आपको अमोनियम सॉल्ट दिया हुआ हो और अमोनियम सॉल्ट को अगर आप हीट कर रहे हो तो याद रखना, जब भी अमोनियम सॉल्ट दिया हुआ है, आप अमोनियम सॉल्ट को हीट कर रहे हो, तो अमोनियम सॉल्ट हीट करने पर या तो अमोनिया गैस देगा या फिर नाइट्रोजन गैस देगा। अब कब अमोनिया देगा और कब नाइट्रोजन देगा कैसे पता लगाना है, तो ये जो एनाइनिक पार्ट है ना ये डिसाइड करेगा। अगर एनाइनिक पार्ट ऑक्सीडाइजिंग नेचर का है तब तो वो क्या करता है, इस अमोनियम सॉल्ट को ऑक्सीडाइज करके N2 गैस रिलीज करवा देता है, और अगर ऑक्सीडाइजिंग नहीं है तो फिर अमोनिया गैस रिलीज करवाता है, ठीक है। तो अपने को बोल रहा है कंपाउंड दैट डज नॉट प्रोड्यूस N2 गैस, N2 गैस कौन नहीं देगा, तो अमोनियम सॉल्ट, और अगर ऐसा एनायन जो ऑक्सीडाइजिंग नेचर का नहीं है वो N2 नहीं देगा, वो अमोनिया गैस देगा, ठीक है। तो जैसे आप इसको हीट करोगे तो क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग नेचर का है ये वाला एनायन, डाइक्रोमेट आयन है ना, अच्छा खासा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो बेटा यहां पर आपको N2 गैस मिलेगी, O2 गैस मिलेगी और Cr2O3 मिलेगा और H2O भी मिलेगा, है ना, H2O भी मिलेगा, आपको ये प्रोडक्ट्स मिलेंगे यहाँ पर। NH4NO2 को हीट कर रहे हो अगर आप, तो बेटा ये दो रिएक्शन में आपको याद करवा रहा हूं, इसको याद कर लो, ये आपके काम आएगी, कभी ना कभी जरूर काम आ जाएगी। NH4NO2 और NH4NO3 अमोनियम सॉल्ट्स हैं, है ना, ये दोनों ही ऑक्सीडाइजिंग नेचर के एनायन है, ये दोनों ही ऑक्सीडाइजिंग नेचर के एनायन है। तो अमोनियम नाइट्राइड को जब भी हीट करोगे बेटा तो N2 रिलीज होगा, और अमोनियम नाइट्रेट को जब भी हीट करोगे तो याद रखना N2O रिलीज होगा। ये दोनों इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, मेरे कहने पर इनको याद रखो, मेरे कहने पर याद रखो बेटा इनको, है ना। याद रखना NH4NO2 में सिर्फ N2O रिलीज होती है ना, 2 से 2 मैच करा लेना, बाकी NH4NO3 में N2O रिलीज होती है, ऐसे याद रख लेना इसको, ठीक है, 2 से 2 मैच करा लेना। और NH4NO3 है तो 3 मतलब 2 N और 1 O, मतलब 3 एटम वाला मॉलिक्यूल बोले तो N2O रिलीज हो रही है, ऐसे याद रखता हूं मैं इसको, आप भी ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है। क्या याद रखा अपन ने, NH4NO2 को हीट करने पर N2 और NH4NO3 को हीट करने पर N2O रिलीज होगी, ठीक है। चलिए, तो NH4NO2 को बेटा हीट किया आपने, क्या मिलेगा आपको, N2 मिलेगा और H2O मिलेगा, ये भी N2 दे रहा है। अब यहां पर सल्फेट जो है ये ऑक्सीडाइजिंग नेचर का नहीं है, उतना ऑक्सीडाइजिंग नेचर का नहीं है, तो यहां पर अमोनिया गैस रिलीज होती है बेटा, क्या रिलीज होगी, अमोनिया गैस। और बैरियम अजाइड को हीट करने पर ये तो प्योरेस्ट नाइट्रोजन देता है, ये वाला जो मेथड है इट इज यूज्ड टू ऑब्टेन द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है। क्यों, क्योंकि बैरियम एक हैवी मेटल है तो वो नीचे रह जाएगा और यहां से सिर्फ N2 गैस रिलीज होगी,
देखो यहाँ पर तो वाटर वेपर, ऑक्सीजन और ये Cr2O3 की वेपर ये सब मिल रही है N2 के साथ। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ N2 मिल रही है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। द ग्रीन कलर प्रोड्यूस्ड इन द बोरैक्स बीट टेस्ट ऑफ अ क्रोमियम सॉल्ट। अपने को क्रोमियम का कोई सॉल्ट दे रखा है बेटा, क्रोमियम +3 है ना। अब इसका कोई सॉल्ट दे रखा है आपको, ठीक है। अब बोरेक्स बीट टेस्ट में क्या होता है, Na2B4O7 है, Na2B4O7 को हीट करते तो वो डिकम्पोज होता है, NaBO2 देता है, NaBO2 देता है, NaBO2 देता है और B2O3 देता है। ठीक है, ये है अपना बोरेक्स बीड, ये बोरेक्स बीड का फॉर्मूला है। ठीक है, तो इसमें ये जो B2O3 है, जो बोरिक एनाइड्राइड है, ये कंबाइन होता है किससे, अपना जो भी सॉल्ट दे रखा है उसमें जो भी मेटल है उसके ऑक्साइड से कंबाइन होता है और अपने को कलर देता है। ठीक है, जैसे कि आपको क्रोमियम का सल्फेट सॉल्ट दे रखा है, उसको आप हीट करोगे क्रोमियम का ऑक्साइड बनेगा। ठीक है, और ये जब बोरैक्स बीड इससे कंबाइन होगा, जब ये बोरैक्स बीड इससे कंबाइन होगा तो आपको क्या देगा, कॉपर क्रोमियम का मेटाबोरेट देगा। क्या देगा, क्रोमियम का मेटाबोरेट। तो क्रोमियम के मेटाबोरेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, क्रोमियम +3 में है, ये फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो ऑप्शन में ही नहीं आएगा, Cr2O3 CrBO2 होल थ्राइस, ये आ जाएगा अपना आंसर। ठीक है, बोरैक्स बीट टेस्ट में जो मेन कंपाउंड बनाता है कलर देने वाला, वो B2O3 बनाता है, बोरिक एनाइड्राइड इसको बोलते हैं अपन। ठीक है, ये मेटल ऑक्साइड के साथ कंबाइन होता है और ये हमें देता है क्या, कलर्ड मेटाबोरेट। तो क्रोमियम अपने को जो ग्रीन कलर शो करेगा वो उस कंपाउंड, इसको क्रोमियम मेटाबोरेट बोलते हैं अपन। क्या बोलेंगे, क्रोमियम मेटाबोरेट। ठीक है, नेक्स्ट, which of the following statement is correct with reference to the ferrous and ferric ion, Fe+2 और Fe+3 आयन। ठीक है, Fe+3 फेरिक आयन हो गया, Fe+2 फेरस आयन हो गया। ठीक है, अब पूछ रहा है अपने से, Fe+3 गिव्स ब्राउन कलर विद पोटेशियम फेरिसाइनाइड। बेटा जब Fe+3 की रिएक्शन करवाते हैं अपन फेरिसाइनाइड बोले तो FeCN6 3 नेगेटिव के साथ, यह है पोटेशियम फेरिसाइनाइड का फॉर्मूला। तो इसमें से पोटेशियम हटा दो तो FeCN6 3 नेगेटिव बनेगा, तो ये बना था बेटा FeCN6, ब्राउन कलर का पीपीटी मिलता है इसका अपने को, है ना, ये Fe+3 में है। ठीक है, ठीक है, तो ये अपने को क्या मिलेगा, ब्राउन कलर का पीपीटी मिलेगा। तो ये स्टेटमेंट तो सही है, अपने को क्या बताना है, करेक्ट बताना है ना। ठीक है, फिर और बाकी के देख लेते हैं। Fe+2 gives blue PPT with potassium ferricyanide, Fe+2 gives blue PPT, हाँ सही है। ये जब Fe+2 की रिएक्शन करवाओगे आप फेरिसाइनाइड के साथ तो आपको क्या मिलेगा, टर्नबुल्स ब्लू मिलेगा। क्या मिल जाएगा बेटा, टर्नबुल्स ब्लू वाली रिएक्शन आ जाएगी। ठीक है, और उससे पहले, उसके पहले ये भी तो बनेगा FeCN6 FeCN6, जिसमें Fe बाहर वाला जो है ये +2 वाला है। अगर बाहर वाला +2 वाला है तो टर्नबुल्स ब्लू बनता है, और बाहर वाला +3 वाला है तो प्रूशियन ब्लू बनता है। ठीक है, तो ये ठीक है, ब्लू कलर का पीपीटी मिल जाएगा अपने को। Fe+3 गिव्स रेड कलर विद पोटेशियम थायोसाइनेट, Fe+3 गिव्स रेड कलर विद पोटेशियम थायोसाइनेट, सही है। Fe+3 की जब थायोसाइनेट के साथ रिएक्शन करवाएंगे बेटा, Fe+3 की थायोसाइनेट के साथ रिएक्शन जब अपन करवाएंगे तो अपने को क्या मिलेगा, डीप या ब्लड रेड। ठीक है, इसको ब्लड रेड बोलते हैं अपन, ब्लड रेड कलर, या डीप रेड भी लिखा हुआ होता है कहीं कहीं पर। ठीक है, और अपने को बोला जा रहा है Fe+2 गिव्स ब्राउन कलर विद अमोनियम थायोसाइनेट, नहीं, अमोनियम थायोसाइनेट के साथ Fe+2 डीप रेड कलर देता है। क्या देता है, डीप रेड कलर, इसके फॉर्मेशन की वजह से, इसके फॉर्मेशन की वजह से डीप रेड कलर मिलता है अपने को, डीप रेड, अपने को ब्राउन कलर नहीं मिलता है।
डी प्रेड मिलता है, तो आंसर जाएगा हमारा डी। ठीक है, तो जब तक ये रिएक्शंस पता नहीं होंगी तब तक नहीं कर पाओगे बेटा सॉल्व। ठीक है, इसलिए लेक्चर जरूर देखना। नेक्स्ट फिर बात हो रही है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर इनकरेक्ट। अच्छा, अब क्योंकि ये जेई के क्वेश्चंस है तो इसमें आपको एक दो पॉइंट ऊपर नीचे मतलब अपने सिलेबस के बाहर वाले, नीट के सिलेबस के बाहर वाले भी मिलेंगे। ठीक है, तो कभी कोई रिएक्शन ऐसे तुमने अगर देख ली जो तुम्हारे नोट्स में भी नहीं है तो घबराना मत, वो रिएक्शन तुम्हारे काम की नहीं होगी, है ना। अब जैसे मान लो 4 एक ऑप्शन दे रखे हैं, उसमें से 3 तो अपने सिलेबस में, एक रिएक्शन सिलेबस वाली नहीं है, तो उसको देख के टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, अपने सिलेबस वाली तो सारी कवर्ड हो रही हैं इसमें। अब क्योंकि 4 ऑप्शन है उनमें से एक कोई बाहर वाला है तो उसको लेके टेंशन में मत आना। ठीक है, अपने को बोला जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर इनकरेक्ट व्हेन अ मिक्सचर ऑफ NaCl एंड K2Cr2O7 इज जेंटली बाउंड विद। अब इसको देखकर ही पता लग गया कौन सा वाला टेस्ट है ये, क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट है बेटा। ये कौन सा है, क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट। क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट को अपन ने कैसे परफॉर्म किया था, कोई भी क्लोराइड आयन है इसकी रिएक्शन K2Cr2O7 के साथ करवा दो इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, तो इसको हल्का सा हीट करने पर आपको एक रेडिश ब्राउन कलर की गैस मिलती है जिसका नाम होता है क्रोमिल क्लोराइड। क्रोमिल क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है बेटा, है ना, ये एक रेडिश ब्राउन वेपर होती है, रेडिश ब्राउन वेपर होती है। फिर इसको NaOH में डालते हैं, Na2CrO4 बनाते हैं येलो कलर का सॉल्यूशन, फिर लेड एसीटेट डाल के अपन PbCrO4 का PPT अचीव करते हैं, या फिर H2O2 डालने के बाद अपने को एक ब्लू कलर का सॉल्यूशन मिलता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ CrO5। आ रही है क्या बात समझ में। तो अपने को बोला जा रहा है डीप रेड वेपर इज इवॉल्व्ड। हाँ ठीक है, डीप रेड बोल लो, रेडिश ब्राउन बोल लो, है तो रेड ही, है ना। ये कलर्स आपको अलग अलग देखने को मिल सकते हैं, पर हाँ मेन रेड पर ध्यान रखना, रेड पर, है ना। जैसे कि एनसीईआरटी है वो ब्रोमीन को रेड कलर का बताती है, पर एक्चुअली में ब्रोमीन जो है वो रेडिश ब्राउन होता है ना। और बहुत सी जगह पे आपको ब्रोमीन ब्राउन कलर का लिखा हुआ मिलेगा, तो डिपेंड करता है, नजरिए पर डिपेंड करता है किसको कैसा नजर आता है। ठीक है, द वेपर व्हेन पास्ड इनटू NaOH सॉल्यूशन गिव्स अ येलो सॉल्यूशन ऑफ Na2CrO4। अब ये जो रेड कलर की वेपर है बेटा, इसमें अपन NaOH मिला देंगे तो अपने को क्या मिलेगा, Na2CrO4 मिलेगा, इसका येलो सॉल्यूशन मिलेगा। फिर बाद में इसे अपन लेड एसिटेट मिला के इसको येलो PPT में कन्वर्ट करते हैं। लेड एसिटेट डालने पर अगर ये येलो PPT में कन्वर्ट हो गया, दैट कंफर्म्स कि यहां पर कोई ना कोई क्लोराइड सॉल्ट जरूर प्रेजेंट है। ठीक है, ये क्लोराइड का कंफर्मेटरी टेस्ट है, इसका नाम है क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट। ठीक है, क्लोरीन गैस इज इवॉल्व, नहीं क्रोमिल नहीं, अपनी कौन सी गैस इवॉल्व हो रही है, CrO2Cl2, क्रोमिल क्लोराइड गैस इवॉल्व हो रही है। ठीक है, तो अपने को इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना था, इनकरेक्ट ही यही हमारा आंसर है, सी हमारा आंसर हो जाएगा। क्रोमिल क्लोराइड इज फॉर्म्ड, आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, an aqueous solution of substance gives a white precipitate on treatment with dilute hydrochloric acid। ओके, मतलब देखो डाइल्यूट HCl के साथ कोई ना कोई व्हाइट PPT दे रहा है, इसका मतलब ये ग्रुप 1 का कैटायन हो गया। कौन सा हो गया, ग्रुप 1 का कैटायन, क्योंकि डाइल्यूट HCl के साथ वही देते हैं, है ना। फिर क्या बोला जा रहा है, विच डिजॉल्व ऑन हीटिंग। अच्छा, हीट करने पर डिजॉल्व भी हो रहा है, तो आई थिंक अब आप समझ गए होंगे, ये लाइन पढ़ते आप समझ गए होंगे कि कौन से सॉल्ट का व्हाइट PPT मिला आपको। व्हेन H2S इज हाइड्रोजन सल्फाइड इज पास्ड थ्रू द हॉट एसिडिक सॉल्यूशन, अ ब्लैक PPT इज ऑब्टेन्ड, अ ब्लैक PPT इज ऑब्टेन्ड, दैट ब्लैक द सब्सटेंस इज। अपने को ऐसे बोला जा रहा है कि एक अपने को जो है सॉल्ट मिल रहा है, ठीक है, व्हाइट प्रेसिपिटेट मिल रही है, कोई भी एक कैटायन है जिसमें अपन डाइल्यूट HCl मिला रहे हैं, तो अपने को व्हाइट PPT मिल रही है। अब कौन कौन हो सकता है उसमें, कौन कौन हो सकता है उसमें, फर्स्ट ग्रुप के कैटायन हो सकते हैं, लेड हो सकता है, मर्क्यूरी हो सकता है, और सिल्वर हो सकता है। ठीक है, अब अपने को ये बोला जा रहा है व्हाइट PPT HCl के साथ तीनों दे देंगे, है ना, इनके क्लोराइड का व्हाइट PPT मिल जाएगा। अपने को ये बोला जा रहा है कि वो डिसॉल्व हो जाता है हीटिंग पर, तो कौन हो जाता है डिसॉल्व हीटिंग पर, याद है कौन सा ऐसा कैटायन है जो फर्स्ट और सेकंड दोनों में प्रेजेंट है, कौन सा ऐसा कैटायन है जो फर्स्ट और सेकंड दोनों ग्रुप में प्रेजेंट है, याद है ना, अपन ने ये भी डिस्कस किया था कि सर ये जब फर्स्ट ग्रुप में है तो फिर इसको सेकंड में क्यों रखा हुआ है, क्योंकि ये ऑन बॉइलिंग PbCl2 इट डिसॉल्व्स इन वाटर, ये पानी में डिसॉल्व हो जाता है, तो कुछ लेड+2 आयन बचे रह जाते हैं, तो वो लेड+2 आयंस फर्दर आगे वाले जो अपने ग्रुप रिएजेंट्स हैं उनसे रिएक्शन करने पर
वापस से प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है। तो जब अपन सेकंड ग्रुप का ग्रुप रिएजेंट डालते हैं जो कि है H2S गैस इन एसिडिक मीडियम, सल्फाइड पास थ्रू द हॉट एसिडिक सोल्यूशन, का मतलब क्या हो गया, H2S इन एसिडिक मीडियम। तो आपने H2S डाला एसिडिक मीडियम में, तो ये क्या दे देगा आपको, PBS दे देगा। PBS का कलर कैसा होता है, PBS इज ब्लैक इन कलर, ठीक है। तो वो यही बोल रहा है ब्लैक PPT इज ऑब्टेन्ड। तो कौन सा कैटायन प्रेजेंट होगा, Pb+2, कौन प्रेजेंट होगा, Pb+2 आयन का ये सॉल्ट होगा। नेक्स्ट X है, H2SO4 दे रखा है और Y बन रहा है, कलरलेस गैस विद इरिटेटिंग स्मेल। इरिटेटिंग स्मेल तो या तो क्लोरीन की होगी और SO2 की होगी, वैसे SO2 की मानी जाती है इरिटेटिंग, इरिटेटिंग या सफोकेटिंग भी बोलते हैं इसको। और फिर K2Cr2O7 है और ग्रीन सॉल्यूशन बन रहा है K2Cr2O7 के। ओके, तो क्लोरीन भी हो सकती है और SO2 भी हो सकती है, और अपने ऑप्शन देख लेते हैं ना, और ठीक है H2S भी हो सकती है। H2S क्यों नहीं हो सकती, H2S बेटा इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि इसकी इरिटेटिंग नहीं, इसकी तो रॉटन एग स्मेल होती है, और CO2 की तो कोई स्मेल ही नहीं होती है, तो ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, आंसर इन दोनों में से कोई एक होगा। ठीक है, अब ये तो बहुत आसान हो गया क्वेश्चन, अपने लिए पता लगा ना, आंसर अपना ए जाएगा। कैसे गया सर ए, देखो कोई भी एक जैसे सल्फाइड है, सल्फाइड है, जब आप बेटा H2SO4 डालोगे, डाइल्यूट H2SO4 डाल देने पर आपको यहाँ पर क्या मिल जाएगी, SO2 गैस मिल जाएगी। अब मैंने बताया था ना कि जब डिस्टिंग्विश करते हैं SO2 और CO2 में, तो कैसे करते हैं, जब K2Cr2O7 मिलाते हैं, K2Cr2O7 मिलाते हैं, ऑरेंज सॉल्यूशन रहता है K2Cr2O7 का, तो ये क्या करता है K2Cr2O7 इसको ऑक्सीडाइज कर देता है सल्फेट में, और इसको अगर ये ऑक्सीडाइज कर देगा तो खुद रिड्यूस हो जाएगा, खुद रिड्यूस हो जाएगा तो क्रोमियम+3 में चला जाएगा, और क्रोमियम+3 का कलर कैसा होता है, ग्रीन। तो जो K2Cr2 का ऑरेंज सॉल्यूशन है ना, वो ग्रीन में कन्वर्ट हो जाता है SO2 पास करवाने पर। ठीक है, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्रीन में। ठीक है, और क्लोराइड अगर आयन प्रेजेंट है तो फिर रेडिश ब्राउन वेपर मिल जाएगी आपको, क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट हो जाएगा फिर तो, इसलिए क्लोराइड नहीं है ना। क्लोरीन की भी थोड़ी सी इरिटेटिंग सी स्मेल होती है, पर आपको ये कंफ्यूजन आ रहा है कि SO2 है या Cl2 है, तो आप सेकंड वाली रिएक्शन देखो, सेकंड वाली रिएक्शन में आपको क्या बोल रहा है कि ग्रीन सॉल्यूशन मिल रहा है, और वहां पर अपने को क्या मिलता है, वहां तो K2Cr2O7 रिएक्ट करके CrO2Cl2 दे देता है अपने को, यानी कि अपने को क्रोमिल क्लोराइड मिल जाता है। ठीक है, तो आंसर क्या जाएगा अपना SO2। और CO2 इसलिए भी नहीं हो सकता क्योंकि CO2 ये सेकंड वाली रिएक्शन देता ही नहीं है। अगर आप CO2 की रिएक्शन करवाओगे बेटा K2Cr2, ये वाली रिएक्शन नहीं देता K2Cr2O7 से, तो ये रिएक्ट नहीं करेगी। क्यों, क्योंकि कार्बन इज ऑलरेडी इन इट्स हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, कार्बन अपनी +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में, अभी इससे ज्यादा ऑक्सीडाइज हो नहीं सकता, तो K2Cr2O7 इससे रिएक्ट क्या करेगा, इसको ऑक्सीडाइज कर ही नहीं पाएगा, इसलिए K2Cr2O7 डज नॉट रिएक्ट विद CO2। तो CO2 पास करवाओगे अगर K2Cr2O7 में से, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट अपने को बोला जा रहा है अमोनियम डाइक्रोमेट ऑन हीटिंग गिव्स अ गैस व्हिच इज आल्सो गिवन बाय। अब ये अभी रिएक्शन अभी थोड़ी देर पहले अपन ने की थी, अमोनियम डाइक्रोमेट को अपन ने जब हीट किया था, तो याद है ना ये ऑक्सीडाइजिंग नेचर का है, तो जब अमोनियम आयन है, अमोनियम सॉल्ट है, और ऑक्सीडाइजिंग नेचर का, ऑक्सीडाइजिंग नेचर का कैटायन है, सॉरी एनायन है, तो आपको N2 गैस देगा, और अगर नॉन ऑक्सीडाइजिंग नेचर का है एनायन तो आपको अमोनिया गैस देगा। तो सबसे पहले तो इसको आप हीट करो, और यहां पर आपको मिल जाएगा एक तो N2 और Cr2O3 और O2 मिल जाएगा और H2O मिल जाएगा। ठीक है, NH4NO3 देखा अभी मैंने याद करवाया था, NH4NO2 और NH4NO3 को याद करवाया था, तो अब बताओ फटाफट से बेटा इसको हीट करने पर क्या मिलेगा, NH4NO3 को हीट करने पर, याद है ना 3 है तो N2O, और अगर 2 है तो N2। ठीक है, बस वाटर अलग कर दिया करो बेटा, NH4NO2 और NH4NO3 है ना, इनको हीट करने पर इनमें से वाटर अलग कर दिया करो। तो देखो इसमें से 2 मोल वाटर हटाओ, आपको N2O मिल जाएगा, ऐसे लिख लिया करो इसको, है ना, इसमें से 2 मोल वाटर हटाओगे तो आपको N2 मिल जाएगा, और NH4NO2 में से भी 2 मोल वाटर हटाओगे तो आपको N2 मिल जाएगा। ठीक है, Mg3N2 और H2O, देखो बेटा कभी भी कोई भी आयनिक कंपाउंड है, जैसे कि नाइट्राइड दे दिया, कार्बाइड दे दिया, या फॉस्फाइड दे दिया, ऐसा कोई भी कंपाउंड दे दिया आपको और वाटर से रिएक्शन करवानी है, तो आप ऐसे में क्या कर लिया करो, वाटर को H+OH- में तोड़ लिया करो, वाटर को H+OH- में तोड़ लिया, और इधर
इनको भी कैटायन एनायन में तोड़ लो, तो Mg+2 और N3- ऐसे तोड़ लिया बस। अब कैटायन और एनायन जोड़ दो। ये -3 वाला है तो इस पर H+ लगा दो, -3 है तो 3 H+ लगा देना, तो अमोनिया गैस रिलीज हो जाएगी यहां से। नाइट्रोजन पे -3 चार्ज है तो 3 हाइड्रोजन जोड़ दो, है ना। इनऑर्गेनिक में कभी भी बैलेंस्ड रिएक्शन आपको नहीं लिखने की जरूरत पड़ती है। इनऑर्गेनिक की रिएक्शंस बिना बैलेंसिंग के, बस आपको प्रोडक्ट बनाना आना चाहिए इनऑर्गेनिक में, ठीक है। और इसमें भी मैकेनिज्म ही काम करती है इनऑर्गेनिक में, बस मैकेनिज्म पढ़ाई नहीं जाती है। जैसे ऑर्गेनिक में अपन मैकेनिज्म पढ़ते हैं रिएक्शन की, बिल्कुल वैसे इनऑर्गेनिक में भी होती है, पर इनऑर्गेनिक में नहीं पढ़ाई जाती है क्योंकि थोड़ी हायर लेवल की मैकेनिज्म होती है, ठीक है। तो इसीलिए कई बार अपने को ऐसा लगता है कि अरे यार इनऑर्गेनिक की रिएक्शन तो रटनी पड़ती है। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। हर एक रिएक्शन का पीछे एक्सप्लेनेशन होता है, उसका मैकेनिज्म होता है हर रिएक्शन का, ठीक है। तो आपको अब फिर उसके लिए ना बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा अगर मैकेनिज्म आपको पता लगानी है तो। इसीलिए आपको क्या है, मतलब जैसे जैसे रिएक्शंस याद करवा दी जाती है इनऑर्गेनिक में, है ना। तो तुम लोग क्या गलत समझ लेते हो उसको। और इधर बताओ, अब जैसे तुम्हें ये मालूम है कि भाई यहाँ पर ठीक है, अमोनियम नाइट्राइड जब भी रिएक्शन करेगा वाटर से तो ये रिएक्शन किस तरीके से होगी, मुझे इसका मैकेनिज्म भी मालूम है, कैसे अटैक होता है क्या होता है। पर अब जैसे मान लो तुम्हें ये मालूम है कि H+ और OH- में तोड़ के और इधर कैटायन एनायन तोड़ के अब बस ये लगा दो, तो आप क्या प्रोडक्ट नहीं बना सकते। अब इसकी जगह अगर मैं कोई और दे दूं तुम्हें, जैसे मैंने तुम्हें दे दिया Ca3P2 और इसकी रिएक्शन में अगर तुम्हारी इससे करवा रहा हूं, किससे, किससे, वाटर से, तो क्या मिल जाएगा बेटा, Ca3P2, Ca3P2 पता लगा लोगे ना। इसको तोड़ लो H+OH- में, अब बना लो प्रोडक्ट। क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, PH3 और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, है ना आसान। है ना आसान, ठीक है। ये वाली रिएक्शन छोड़ दी अपन ने, इसका भी तो प्रोडक्ट लिखो, इसके प्रोडक्ट भी लिखो। अपने से पूछा जा रहा है कि हीटिंग गिव्स अ गैस व्हिच इज आल्सो गिवन बाय, अच्छा ये तो आंसर अपने यहीं पर आ गया ना यार बेटा, ये लो N2 गैस NH4NO2 अपने को N2 गैस देगा, है ना। और ये वाली रिएक्शन तो अपने को मालूम ही है, ये N2 दे ही रहा है, तो आंसर तो अपना A आ ही जाएगा। अपन क्यों जबरदस्ती इतने लोड ले रहे हैं, ठीक है। आंसर तो अपना A आ ही जाएगा। NaNO2 की रिएक्शन करवा रहे हो अगर आप H2O2 के साथ, तो H2O2 यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर सकता है। H2O2 ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग दोनों की तरह बिहेव करता है, ठीक है। इसका ऑक्सीडाइजिंग नेचर भी होता है, रिड्यूसिंग नेचर भी होता है, ठीक है। तो आप यहाँ से इसको नाइट्राइट में कन्वर्ट कर सकते, नाइट्राइट को नाइट्रेट में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। बट हाँ, आपको यहाँ पर N2 गैस नहीं मिलेगी, ठीक है। ये खुद एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये N2 तो नहीं देगा। अपने को बोला जा रहा है सॉल्यूशन वेट डाइल्यूटेड विद H2O एंड बॉइल्ड इट गिव्स अ व्हाइट प्रेसिपिटेट, ठीक है। H2 से डाइल्यूट किया है सॉल्यूशन को और बॉइल किया है तो एक व्हाइट पीपीटी मिला है, ठीक है। ऑन एडिशन ऑफ एक्सेस अमोनियम क्लोराइड एंड NH4OH द वॉल्यूम ऑफ प्रेसिपिटेट डिक्रीजेस लीविंग बिहाइंड अ व्हाइट जिलेटिनस पीपीटी। ये अपने ग्रुप थर्ड का ग्रुप रिएजेंट आ गया। अब ग्रुप थर्ड के कैटायन कौन है बेटा, ग्रुप थर्ड के कैटायन कौन है। अपने को बोला जा रहा है कि व्हाइट पीपीटी जो है ना उसका वॉल्यूम डिक्रीज हो गया, पहले जो व्हाइट पीपीटी अपने को मिली थी उसका वॉल्यूम डिक्रीज हो गया है, यानी कि NH4Cl और NH4OH डालने पर थोड़ी सी व्हाइट पीपीटी डिसॉल्व हो गई है उसमें, है ना। और बाकी बची है व्हाइट जिलेटिनस पीपीटी। आइडेंटिफाई द प्रेसिपिटेट विच डिसॉल्व्स। अब व्हाइट जिलेटिनस पीपीटी की बात करें बेटा तो व्हाइट जिलेटिनस पीपीटी तो ALOH होल्थराइज की होती है, व्हाइट जिलेटिनस पीपीटी तो ALOH होल्थराइज की होती है। इतना तो अपन ने आइडेंटिफाई कर लिया। वो ये पूछ रहा है कि व्हाइट जिलेटिनस जो बच रही है वो नहीं, जो डिसॉल्व हो गई और वॉल्यूम डिक्रीज हो गया वो वाली पीपीटी कौन सी रही होगी। तो इनमें से और व्हाइट पीपीटी किसकी हो सकती है, इसकी भी हो सकती है, इसकी भी हो सकती है ना। इसकी भी हो सकती है, इसकी भी हो सकती है और इसकी भी हो सकती है। बट अपने को ये बोल रहा है वो कि ये डालने पर वॉल्यूम डिक्रीज हुआ है, ये डालने पर वॉल्यूम डिक्रीज हुआ है। तो अब इनमें से और व्हाइट पीपीटी किसकी हो सकती है बेटा, जो कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालने पर NH4Cl और अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालने पर डिसॉल्व हो जाए। तो ऐसी कौन सी हो सकती है, तो देखो इसके आगे वाले ग्रुप जो है थर्ड ग्रुप के अगला वाला ग्रुप कौन सा है, उसकी पीपीटी जो होगी वो डिसॉल्व हो जाएगी। जो फोर्थ ग्रुप वाला होगा उसकी पीपीटी डिसॉल्व हो जाएगी, है ना, उसकी पीपीटी डिसॉल्व हो जाएगी। क्यों डिसॉल्व हो जाएगी, अमोनियम हाइड्रोक्साइड डाला हुआ है आपने, ठीक है। अब थर्ड ग्रुप वाले जो केटायन है वो तो थर्ड ग्रुप रिएजेंट डालने पर प्रेसिपिटेट दे देंगे, जैसे कि ALOH होल्थराइज ने व्हाइट जिलेटिनस पीपीटी दे दिया। अब बाकी की जो पीपीटीज हैं
वो डिसॉल्व हो रही है, इसीलिए व्हाइट पीपीटी जो थी उसका वॉल्यूम कम हो गया। ठीक है, लिविंग बिहाइंड व्हाइट जिलेटिनस पीपीटी। ठीक है, तो इनमें से कौन डिसॉल्व हो जाएगा? अमोनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड में। तो जो फोर्थ ग्रुप वाले हैं उनकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा रहेगी, फोर्थ ग्रुप वालों की सॉल्युबिलिटी ज्यादा रहेगी, तो वो डिसॉल्व हो जाएंगे ना इसमें भाई, वो डिसॉल्व हो जाएंगे ना इसमें, और वो डिसॉल्व हो जाएंगे तो फोर्थ ग्रुप केटायन अपना कौन सा है? निकोमंजन, निकेल, कोबाल्ट, मैंगनीज और जिंक। तो फोर्थ ग्रुप वाला जो केटायन है अपना वो डिसॉल्व हो जाएगा, यानी कि ZnOH होल ट्वाइस डिसॉल्व हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जिंक वाली जो व्हाइट पीपीटी थी वो डिसॉल्व हो जाती है क्योंकि उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा है। नेक्स्ट, कॉपर सल्फेट डीक्लोराइज ऑन एडिशन ऑफ KCN, द प्रोडक्ट इज। ये तो अपन ने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ी हुई है रिएक्शन, ये रिएक्शन तो अपन ने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ी हुई है। कौन सी रिएक्शन पढ़ी है बेटा? कॉपर सल्फेट की रिएक्शन, कॉपर +2 में है और इसकी रिएक्शन अपन KCN से करवा रहे हैं। क्या देता है अपने को? ये CuCN2 देता है बेटा। ठीक है, और CuCN2 ये वापस से टूटता है, CuCN बनाता है, यहां से बनता है साइनोजन गैस, CN2 गैस बनती है यहां से। ठीक है, सेम रिएक्शन आप ये Ki के साथ करवा दो, CN को हटा के I लगा दो, सेम की सेम रिएक्शन चलती है, सेम प्रोडक्ट बनते हैं, CN की जगह बस I को रख देना। इसीलिए तो साइनाइड आयन को सूडो हैलाइड भी बोलते हैं, क्योंकि आयोडाइड वाली सारी रिएक्शन साइनाइड देता है बिल्कुल वैसी की वैसी जैसे आयोडाइड देता है। ठीक है, कुछ एक को छोड़ के। तो अब ये जो CuCN बना है इसमें कॉपर +1 में आ गया, कॉपर रिड्यूस हो गया, +2 से +1 में आ गया। क्यों? क्योंकि साइनाइड आयन इट इज अ रिड्यूसिंग एजेंट लाइक I- आयन। ठीक है, तो इसने रिड्यूस कर दिया बेटा कॉपर को +2 से +1 में और साइनोजन गैस रिलीज हो गई। अब इसमें जब आप एक्सेस में KCN डाल रहे हो तो यहां पर आपको कॉपर का एक कॉम्प्लेक्स मिलता है K3CuCN4। ये रिएक्शन मैंने तुम्हें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी याद करवाई थी और वहीं याद करवाई थी, सॉल्ट में तो क्या ही पढ़ना जब कोऑर्डिनेशन में पढ़ लिए तो ये याद तुम्हें होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एग्जाम में कई बार आ चुकी है। अब देखो जेई एडवांस का क्वेश्चन है ये, जेई 2006 जो लिखा हुआ है ना, जेई एडवांस का क्वेश्चन है, जेई एडवांस में पूछा गया है, जेई मेंस में पूछा जा चुका है, अपने नीट में भी पूछा जा चुका है सेम क्वेश्चन। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको याद रखना है। तो क्या पूछा जा रहा है? कॉपर सल्फेट जो कि ब्लू कलर का होता है, डीकलराइजेस ऑन एडिशन ऑफ KCN, द प्रोडक्ट इज कॉपर +2 गेट्स रिड्यूस टू फॉर्म CuCN4। देखो ये हो गया ना, CuCN4 3 नेगेटिव लगा देना, K3CuCN में से K हटा के CuCN4 3 नेगेटिव लगा देना। ठीक है, ये अपना आंसर हो जाएगा B। नेक्स्ट, सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट, अच्छा, ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिलीन ऑन ट्रीटमेंट विद आयरन +2। अच्छा ओके, आयरन +2 से रिएक्शन करवा दी, आयरन FeSO4 से रिएक्शन करवा रहे हैं, H2SO4 बना रहे हैं, इन प्रेजेंस ऑफ एयर गिव्स अ प्रूशन ब्लू प्रेसिपिटेट। प्रूशन ब्लू बन रहा है भाई, प्रूशन ब्लू, प्रूशन ब्लू का फॉर्मूला याद ही है तुम लोगों को, द ब्लू कलर इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ। अच्छा, फॉर्मूला ही पूछा है अपने से फॉर्मूला ही पूछा जा रहा है कि प्रूशन ब्लू का फॉर्मूला क्या होगा, तो ये तो तुम्हें याद होगा ही सही बेटा। प्रूशन ब्लू का फॉर्मूला क्या होता है? Fe4 FeCN6 होल थ्राइस, ये प्रूशन ब्लू का फॉर्मूला होता है। इसमें बाहर +3 वाला Fe होता है, अंदर +2 वाला Fe होता है। ठीक है, और प्रूशन ब्लू टर्नबुल्स ब्लू में कन्वर्ट हो सकता है, ये तो है आपका प्रूशन ब्लू। इसीलिए इनको सेपरेट करना मुश्किल होता है, प्रूशन ब्लू टर्नबुल्स ब्लू ये कन्वर्ट होते रहते हैं आपस में, है ना। अब देखो ये Fe+2 है, ये Fe+3 है, Fe+2 भी चाहता है मैं भी +3 में आ जाऊं ताकि D5 कॉन्फ़िगरेशन कर लूं, तो यहां से ये एक इलेक्ट्रॉन इसको देकर इसको Fe+2 में लाने की कोशिश करता है। तो जैसे ये Fe+2 में आएगा, एक ये वाला कॉम्प्लेक्स बनेगा Fe3 FeCN6 होल ट्वाइस। ये कौन सा है? ये टर्नबुल्स ब्लू कलर है ना, होते दोनों सेम ही है, जैसे ये दोनों आपको ब्लू कलर नजर आ रहा है ना, वैसे ये दोनों ब्लू कलर सेम है, ये दोनों ब्लू कलर से जो लिखा हुआ है यहाँ पे दोनों सेम सेम नजर आ रहे हैं। तो टर्नबुल्स ब्लू और अपना प्रूशन ब्लू है दोनों ब्लू कलर, हल्का सा वेवलेंथ का डिफरेंस होता है इसलिए इनको अलग अलग नाम दे रखा है, और इनके कंपाउंड्स अलग अलग होते हैं इसलिए भी इनको अलग अलग नाम दिया हुआ है कि भाई इस कंपाउंड की वजह से ये वाला कलर आया और उस कंपाउंड की वजह से वो वाला कलर आया। ठीक है, तो टर्नबुल्स ब्लू और प्रूशियन ब्लू ये दोनों के फॉर्मुलाज आपको याद रखने हैं, डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं बेटा। उसमें बाहर वाला +3 और इसमें +2 होता है, इसमें बाहर वाला +2 और अंदर वाला +3 होता है। ठीक है, परशुराम परशुराम ने
32 में से 23 दांत तोड़े। परशुराम फॉर प्रूशन ब्लू, 32 फॉर बाहर वाला +3 अंदर वाला +2। इसके फॉर्मूला के लिए परशुराम ने 32 में से 23, बाहर वाला +2 अंदर वाला +3, 23 दांत तोड़े, तोड़े फॉर टर्नबुल्स ब्लू। ठीक है, ऐसे याद करवाते हैं अपन क्लास में बच्चों को। ठीक है, तो प्रूशन ब्लू फॉर परशुराम, और 32 बोले तो बाहर वाला +3 अंदर वाला +2, और फिर 32 में से 23, 23 मतलब बाहर वाला +2 अंदर वाला +3, और तोड़े फॉर टर्नबुल्स ब्लू। ऐसे याद इनको आप कर सकते हो। तो फॉर्मूला अपने को बताना है, आंसर आ जाएगा अपना ए। ठीक है, नेक्स्ट एक मैच द कॉलम टाइप क्वेश्चन है। मैच द कॉलम टाइप क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं बड़े आराम से। आपसे पूछा जा रहा है मैच ईच ऑफ द रिएक्शन गिवन इन कॉलम 1 विद द करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट गिवन इन कॉलम 2। ठीक है, तो अपने को इधर रिएक्शंस दे रखी है। अब कॉपर और जिंक की अपनी HNO3 और H2SO4 की रिएक्शंस मैंने तुम्हें करवाई हैं। ठीक है, वो रिएक्शन वाला पार्ट अगर तुमने देखा हुआ है तो कोई सी भी रिएक्शन आ जाए H2SO4 की, HNO3 की, वो तुम लोग कर लोगे आराम से। तो जल्दी से कर लो, फटाफट से करो इस क्वेश्चन को, करो तुम लोग, आंसर लगाओ, फिर उसके बाद मैं बताऊंगा, है ना। आसान क्वेश्चन है एकदम। आपको बस ये बताना है कहाँ NO मिलेगा, कहाँ NO2 मिलेगा, कहाँ N2O मिलेगा। ठीक है, चलो फटाफट से आंसर लगाओ बेटा। लगाया, बताओ। देखो भाई, तो कॉपर की रिएक्शन करवा रहे हैं डाइल्यूट HNO3 के साथ और जिंक की अच्छा डाइल्यूट के साथ भी है और कॉन्सेंट्रेटेड के साथ भी है। ये तो तुम्हारी कॉपी में लिखवा रखी है मैंने रिएक्शन यार, ये तो तुम लोग वैसे ही कर लोगे, है ना। देखो, जब कोई ऐसा मेटल जो हाइड्रोजन से नीचे है, अगर वो रिएक्शन कर रहा है किसके साथ, HNO3 के साथ, है ना, तो क्या प्रोडक्ट मिलते हैं अपने को, याद है ना। अगर डाइल्यूट HNO3 की बात कर रहे हो कॉपर की, और कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 की बात कर रहे हो, तो बेटा कॉन्सेंट्रेटेड तो मैंने आपको बोला था, याद है, किसी से भी रिएक्ट करे आपको हमेशा मेटल नाइट्रेट दे देगा और NO2 गैस दे देगा। तो यहां पर कॉपर नाइट्रेट बन जाएगा और NO2 गैस रिलीज हो जाएगी। और यहां पर जब डाइल्यूट है और मेटल हाइड्रोजन बिलो वाला है, चापा मेटल है ना, तो कॉपर नाइट्रेट तो मिल जाएगा, लेकिन जो गैस मिलेगी वो मिलेगी NO, नाइट्रिक ऑक्साइड गैस मिलेगी, NO गैस मिलेगी। ठीक है, तो कॉपर की डाइल्यूट HNO3 से एक तो ये मिल जाएगा और एक S मिल जाएगा। तो इसको अपन ऐसे नहीं लिखते हैं, अपन इसके लिए ऐसे लिखते हैं कि A का जो मैच हो जाएगा वो हो जाएगा P और S। ए का मैच हो जाएगा P, S, है ना, कॉपर नाइट्रेट और NO। ऐसे बी का जो मैच हो जाएगा उसमें NO2 रिलीज हो रही है, तो बी का मैच हो जाएगा Q, और ये तो बनता ही है, Q और S हो जाएगा। ठीक है, फिर आपसे जिंक की रिएक्शन पूछी जा रही है। तो अब हाइड्रोजन से अबव वाला अगर मेटल है कोई और वो डाइल्यूट HNO3 से रिएक्ट कर रहा है या फिर कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 से रिएक्ट कर रहा है, तो क्या प्रोडक्ट मिलेंगे, ये सब याद करवाया था मैंने तुमको, नालायकों, भूल तो नहीं गए, है ना। तो बेटा जिंक की रिएक्शन अगर डाइल्यूट HNO3 से करवाएंगे तो क्या मिलेगा, जिंक नाइट्रेट मिलेगा। और डाइल्यूट HNO3 के केस में बेटा N2O बोले तो लाफिंग गैस मिलेगी, N2O बोले तो लाफिंग गैस मिलेगी। और इधर जिंक नाइट्रेट के साथ साथ आपको कॉन्सेंट्रेटेड में तो NO2 मिलना ही मिलना है। तो कॉन्सेंट्रेटेड के केस में एक तो NO2 और एक मतलब QT। ओ माय गॉड, ये तो QT बन गया QT, देखो कितना QT क्वेश्चन है ना। और सी जो है अपना, इसका आंसर हो जाएगा बेटा क्या, N2O बन जाएगी और RT। ओ माय गॉड, QT और RT। ठीक है, ठीक है, आसान है, ये वाला क्वेश्चन तो आसान था यार, है ना। नेक्स्ट, on passing H2S gas into a mixture of Mn+2 Ni+2 copper+2 Hg+2 ion in an acidified aqueous solution precipitates, इनमें से कौन सा केटायन प्रेसिपिटेट आउट होगा क्या मिलाने पर, H2S गैस मिलाने पर। ठीक है, और एसिडिफाइड H2S है बेटा, तो H2S इन एसिडिक मीडियम, ये कौन से ग्रुप का ग्रुप रिएजेंट है, ये है बेटा, आप सभी को मालूम ही है, ग्रुप 2 का
ग्रुप रिएजेंट, तो जो ग्रुप 2 वाले होंगे वो सल्फाइड बना लेंगे। ठीक है, कौन कौन से दिख रहे हैं बेटा ग्रुप 2 वाले, देखो, याद है ना, प्रभात ही कूटा होगा सीडी पर भाई से, कॉपर और मर्क्यूरी, इनके सल्फाइड्स प्रेसिपिटेट आउट हो जाएंगे। ठीक है, ये फोर्थ ग्रुप वाला आ गया, ये भी फोर्थ ग्रुप वाला आ गया, और इधर भी फोर्थ ग्रुप वाला आ गया। तो ये तो H2S इन बेसिक मीडियम अगर अपन डालते तो फिर तो सबका अपने को पीपीटी मिल जाता, सबका पीपीटी मिल जाता अपने को, है ना। बट अभी अपन ने एसिडिक सॉल्यूशन डाला है, इसलिए सिर्फ सेकंड ग्रुप वाले अपने को पीपीटी देंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोजन हैलाइड रिएक्ट विद AgNO3 टू गिव अ प्रेसिपिटेट दैट डिसॉल्व इन सोडियम थायो सल्फेट। ओ माय गॉड, Na2H2O3 में कौन डिसॉल्व हो जाएगा? ये भी रिएक्शन बेटा मैंने आपको आपके नोट्स में करवा रखी है, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। देखो, कोई भी हैलाइड आयन है, अगर आप सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन करवाओगे, इसकी सिल्वर नाइट्रेट से करवा रहा है रिएक्शन, तो जैसे अपन ने कोऑर्डिनेशन में एक रिएक्शन बहुत बार की है, याद है ना, कि बाहर जितने क्लोराइड होंगे वो उतने AgNO3 के साथ कंबाइन होकर AgCl का पीपीटी देंगे, है ना, AgCl का व्हाइट पीपीटी दे देंगे। ब्रोमाइड क्या दे देंगे? ब्रोमाइड क्या दे देंगे? AgBr का पीपीटी दे देंगे। और आयोडाइड क्या दे देंगे? AgI का पीपीटी दे देंगे। ठीक है, और फ्लोराइड्स क्या करेंगे? फ्लोराइड्स भी तो देंगे, हाँ फ्लोराइड्स भी सर रिएक्ट कर लेंगे AgNO3 के साथ और AgF बना लेंगे। बट ये जो AgF है बेटा, इट इज सॉल्युबल, ये सॉल्युबल होता है, तो इसका पीपीटी आपको नहीं मिलेगा। तो अपने को बोल रहा है कि रिएक्ट टू गिव अ प्रेसिपिटेट, इनमें से कौन है जो प्रेसिपिटेट देगा, और वो प्रेसिपिटेट सोडियम थायोसल्फेट में डिसॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहली बात तो यहीं पर आंसर आ गया, आगे देखने की जरूरत ही नहीं है अपने को, ये तो वैसे भी सॉल्युबल फॉर्म में मिलता है, इट इज ऑलरेडी सॉल्युबल, ये सॉल्युबल होगा, तो इसका मतलब ये जो HF है ये वो पीपीटी नहीं देगा अपने को। ठीक है, इसके अलावा ये भी दे देगा, ये भी दे देगा, ये भी दे देगा, और ये तीनों ही बेटा, ये तीनों ही जब आप सोडियम थायोसल्फेट में डालते हो तो ये तीनों ही डिसॉल्व हो जाएंगे ये वाला कॉम्प्लेक्स बना के, AgS2O3 होल ट्वाइस, ये वाला कॉम्प्लेक्स बना के डिसॉल्व हो जाएंगे, तीनों के तीनों सेम कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। बट इसकी पीपीटी ही नहीं बन रही है, तो फिर इसीलिए इसको डिसॉल्व क्या करेंगे, तो आंसर अपना क्या जाएगा? HF। पर अपने से क्वेश्चन में तो ये पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोजन हैलाइड विद गिव द प्रेसिपिटेट, तो आंसर तो अपना A, C और D जाएगा। मतलब ये तो जेई का क्वेश्चन है, इसलिए इसका आंसर A, C और D जा रहा है बेटा। पर अगर अब जैसे अपने नीट में पूछा जाएगा, अगर मान लो ये अपनी नीट में क्वेश्चन पूछा गया, तो गिव की जगह अपन ऐसे कर लेंगे, हाइड्रोजन हैलाइड रिएक्शन होती टू गिव अ प्रेसिपिटेट which of the following hydrogen halide react with HNO3 and does नॉट गिव अ प्रेसिपिटेट दैट डिसॉल्व इन Na2H2O3। अब अगर नीट में पूछेंगे तो सिंगल चॉइस बनाना पड़ेगा, और सिंगल चॉइस बनाने के लिए अगर अपना आंसर HF करना है तो फिर क्वेश्चन की लैंग्वेज ऐसे करनी पड़ेगी, है ना। अदरवाइज आंसर तो अपना A, C और D जाएगा। मतलब ये तीनों ही HCl, HBr, HI, इन तीनों की रिएक्शन अगर आप सिल्वर नाइट्रेट से करवाओगे तो सिल्वर नाइट्रेट इनके साथ AgCl, AgBr और AgI का पीपीटी देगा। AgCl व्हाइट कलर का पीपीटी मिलेगा, AgBr पेल येलो कलर का मिलेगा, और AgI डार्क येलो कलर का पीपीटी मिलेगा, प्रॉपर येलो कलर मिलेगा AgI का। अब ये तीनों ही थायोसल्फेट के सॉल्यूशन में, साइनाइड के सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो जाते हैं। यहां पर थायोसल्फेट की जगह अगर आप साइनाइड सॉल्यूशन भी लिख देते तो उसमें भी ये डिसॉल्व हो जाते, और अगर अमोनिया लिख देता इनकी जगह तो ये तो अमोनिया में भी डिसॉल्व हो जाता, ये अमोनिया में पार्शियली डिसॉल्व होता, और ये अमोनिया में सॉल्युबल ही नहीं होता। ठीक है, इनसॉल्युबल हो जाता। ठीक है, ये तीनों रिएक्शन बेटा करवा रखी मैंने आपको, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड वाले जब टेस्ट करवाए थे, लेयर टेस्ट और ये, तो उसमें मैंने लिखवा रखी है अपने नोट्स में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। द रिएक्शन ऑफ व्हाइट फॉस्फोरस विद एक्वस NaOH गिव्स फॉस्फीन अलोंग विद अनदर फॉस्फोरस कंटेनिंग कंपाउंड। ये बेटा पी ब्लॉक की रिएक्शन है, जो कि अब अपने सिलेबस से हट गई है, बट फिर भी मैं चाहूंगा आप इस रिएक्शन को एक बार के लिए याद रखें, है ना। P4 की रिएक्शन बेटा जब अपन NaOH से करवाते हैं, कोई भी कोई भी ये रिएक्शन वैसे मैंने करवा रखी है आपको, है ना, उस लेक्चर में मैंने करवाई है ये रिएक्शन। कोई भी नॉन मेटल जब NaOH से रिएक्शन करता है बेटा तो एक डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन देता है।
जैसे कि अगर आप सल्फर की रिएक्शन करवाओगे आपको एक डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन मिलेगी, आप क्लोरीन की रिएक्शन करवाओगे आपको एक डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन मिलेगी, आप फास्फोरस की रिएक्शन करवाओगे आपको एक डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन मिलेगी, है ना। तो P4 की रिएक्शन NaOH से करवा रहे हो तो आपको क्या मिल रहा है, PH3 मिलता है और NaH2PO2 सोडियम हाइपोफॉस्फाइड इसका नाम होता है। क्या नाम होता है, सोडियम हाइपोफॉस्फाइड। तो इसमें देखो -3 में है और इसमें इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होता है, -3 और +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में हमें देखने को मिलता है। तो डिस्प्रोपोर्शनेशन हैविंग -3 एंड +1, ये अपना आंसर जाएगा। सिमिलरली बेटा अगर आप क्लोरीन की रिएक्शन लिख लो इसके साथ NaOH, मैं अगर तुम अभी क्वेश्चन कर रहे हो तो मैं तुम्हें यही बता देता हूँ ना। देखो अब क्योंकि मैं चाहता हूं तुम लोगों का थ्योरी ज्यादा से ज्यादा रिवाइज हो, तो बेटा फास्फोरस NaOH की रिएक्शंस तुम ऐसे याद रख लो, मतलब NaOH है ना, NaOH की रिएक्शन तुम ऐसे याद रख लो कि जैसे अपना एल्यूमिनियम हुआ, जिंक हुआ, ये जब NaOH से रिएक्शन करेंगे, कोई भी एम्फोटेरिक मेटल जब NaOH से रिएक्शन करेगा तो हाइड्रोजन गैस देगा आपको, है ना। ये तो आपको मालूम ही है हाइड्रोजन गैस देता है। कोई नॉन मेटल रिएक्ट करता है तो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन देता है, जैसे कि इसने अभी करके अपने को डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन दी थी, PH3 और NaH2PO2 आपको दिया था, ठीक है। अगर क्लोरीन रिएक्शन कर लेता है तो क्लोरीन की रिएक्शन अपन इसके बाद लिखेंगे, पहले अपन सल्फर की रिएक्शन लिख लेते हैं। सल्फर की रिएक्शन बेटा अगर मैं NaOH से करवा दूं, हल्का सा इसको हीट कर दूं, तो ये भी डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन देता है, H2S देता है और आपको थायोसल्फेट का सॉल्यूशन देता है, Na2H2O3 ये आपको देता है, ठीक है। इसमें सल्फर +6 और -2 में रहता है, इसमें -2 में है, तो ये 0 से -2 में भी जा रहा है, +6 में भी जा रहा है, -2 में भी जा रहा है और +6 में भी जा रहा है, तो डिस्प्रोपोर्शनेशन हो रहा है। इधर ये 0 से -3 में और +1 में जा रहा है, तो इसका भी डिस्प्रोपोर्शनेशन हो रहा है। सिमिलरली अगर क्लोरीन की रिएक्शन करवा दूं बेटा अगर मैं NaOH से, तो इसकी दो रिएक्शन याद रखो आप। अगर आप हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड NaOH लेते हो तो अलग रिएक्शन जाती है, और अगर आप कोल्ड एंड डाइल्यूट NaOH लेते हो तो थोड़ा सा प्रोडक्ट अलग मिलता है। कोल्ड एंड डाइल्यूट अगर आप लोगे तो थोड़ा सा प्रोडक्ट आपको अलग मिलेगा, ठीक है। तो इन दोनों ही रिएक्शंस में अगर आप हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड लेते हो तो डिस्प्रोपोर्शनेशन में आपको मिलता है क्लोराइड मिलेगा, और मतलब कुछ इस प्रकार से प्रोडक्ट मिलते हैं आपको, ये ऐसे डिस्प्रोपोर्शनेट होता है। मतलब ये आपको NaCl और NaClO3 देगा, तो उसमें Cl -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में, और इधर क्लोरेट आयन यानी कि +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो ये 0 से -1 और +5 में जाता है, ठीक है, अगर हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड है तो। और अगर कोल्ड एंड डाइल्यूट है, कोल्ड एंड डाइल्यूट है तो फिर इस केस में आपको Cl- और ClO-, मतलब -1 और +1 में जाएगा ये। इसमें क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा, +1 हो जाएगा, ठीक है। मतलब आपको NaCl और NaOCl मिलेगा यहाँ पर, इधर ऐसे NaCl मिल जाएगा, इधर NaClO3 मिल जाएगा, और इधर NaCl मिल जाएगा, और इधर NaOCl मिल जाएगा, ठीक है। तो क्लोरीन 0 से -1 और +1 में जाएगा अगर कोल्ड एंड डाइल्यूट है, क्लोरीन 0 से -1 और +5 में जाएगा अगर हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड है। तो पावर बढ़ जाती है ना हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड में NaOH की, तो इस वजह से अपने को ये रिएक्शन देखने को मिलेगी। और एल्यूमिनियम, जिंक, लेड, टिन, इनसे रिएक्शन करवा दूं अगर NaOH की, तो क्या मिल जाएगा बेटा अपने को, क्या मिल जाएगा, हाइड्रोजन गैस मिल जाएगी। जैसे एल्यूमिनियम की रिएक्शन करवाओ जरा NaOH से, तो क्या बनेगा, NaAlOH4 + H2। जिंक की रिएक्शन करवा दो, सभी हाइड्रोजन गैस दे देंगे, ठीक है। क्या बन जाएगा, NaAlOH4, और इधर से हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट आप घर पे भी कर सकते हो, एल्यूमिनियम फॉइल होती है अपनी घर पे, अगर आपके, वैसे तो नहीं रखनी चाहिए उसमें, खाना पैक नहीं रखना चाहिए, रैप करके नहीं रखना चाहिए एल्यूमिनियम फॉइल में, पॉइजनस हो जाता है मामला, है ना, इसलिए नहीं रखना चाहिए, और एल्यूमिनियम के बर्तनों में इसलिए बनाना भी नहीं चाहिए। तो क्या होता है बेटा, एल्यूमिनियम फॉइल जो है, आप NaOH ले लो, NaOH मार्केट में आपको मिल जाएगा, उसमें पानी मिलाओ, ऐसे व्हाइट सॉलिड के फॉर्म में मिलता है NaOH, है ना। तो वो मिल जाएगा, पानी में मिलाओ और NaOH बनाओ। अब उसमें क्या कर दो, वो एल्यूमिनियम फॉइल है उसको डाल दो, एल्यूमिनियम फॉइल को डाल दो, थोड़ी देर बाद आपकी हाइड्रोजन गैस उसमें से इवॉल्व होना चालू हो जाएगी, उसको कलेक्ट कर लो, एक बलून में भर लो, है ना।
तो हाइड्रोजन गैस आप जब भी जलाओगे हाईली इन्फ्लेमेबल होती है, एकदम धमाके के साथ जलेगी वो। ठीक है, तो ये आप एक्सपेरिमेंट घर पे कर सकते हो, वैसे करना मत है, वरना पता चला तुमने घर पे कर दिया, धमाके वमाके कर दिए और पता चला मुझे जूते पड़ रहे हैं कि किसने कहा था तुझे ये सब करने के लिए। अरे वो हमारे सर हैं एक, वो सॉल्ट एनालिसिस पढ़ाया था उनने, तो उनने कहा था कि, उन्होंने कहा था कि बेटा घर पे बना लेना। हैं? पता चला तुम्हारे तो जूते पड़ ही रहे हैं मुझे, और ढूंढ रहे तुम्हारे घर वाले कि है कौन ये, बुलाओ इसको, इसके एक्सपेरिमेंट हम करते हैं, इसके इसके साथ एक्सपेरिमेंट चलो, सारा प्रैक्टिकल केमिस्ट्री इसका यहीं निकाल देंगे। ठीक है? चलिए, तो ये रिएक्शन याद रखना बेटा, है ना, मुझे लगा बता देनी चाहिए तो मैंने बता दिया आपको। तो अब आगे बढ़ते हैं हम और बात करते हैं नेक्स्ट, अपॉन ट्रीटमेंट विद अमोनिकल H2S। अमोनिकल H2S बोल रहा है बेटा, अमोनिकल H2S यानी कि H2S इन बेसिक मीडियम, H2S, H2S इन बेसिक मीडियम। तो कौन से ग्रुप की बात हो रही है यहाँ पर, ग्रुप 4 की बात हो रही है ना। अगर एसिडिक होता तो सेकंड ग्रुप की बात चलती है यहाँ पर। तो अपॉन ट्रीटमेंट विद अमोनिकल H2S द मेटल आयन दैट प्रेसिपिटेट्स एज अ सल्फाइड, द मेटल आयन दैट प्रेसिपिटेट्स एज अ सल्फाइड, तो ग्रुप 4 वाले हो जाएंगे बेटा। ग्रुप 4 वाले कौन से इसमें, ऑल, करोड़पति, फकीर, ये तो हो गए थर्ड ग्रुप वाले। ये रहा अपना ग्रुप निकोमंजन, निकोमंजन, है ना, जिंक आ जाएगा आंसर, आसान है ये तो। The pair of ion where both the ions are precipitated upon passing H2S gas presence in dilute HCl। Okay, आसान क्वेश्चन है। H2S in acidic medium बोले तो ग्रुप 2 की बात हो रही है बेटा, ग्रुप 2 की बात हो रही है। और ऐसे ही क्वेश्चन अपने नीट में आते हैं, है ये जेईई एडवांस का क्वेश्चन, बट ऐसे ही क्वेश्चन अपने नीट में आ रहे हैं कि अपने से अभी तो सिर्फ ये पूछा जा रहा है कि बताओ ये वाला मेटल कौन से ग्रुप में है, या फिर अगर मैं ये वाला ग्रुप रिएजेंट डाल दूं तो कौन कौन से केटायन जो है वो प्रेसिपिटेट आउट हो जाएंगे। तो आपको केटायंस में सबसे पहले तो ये याद होना चाहिए कि कौन से ग्रुप को कौन सा आयन केटायन बिलोंग कर रहा है, और उस ग्रुप का ग्रुप रिएजेंट क्या है, सबसे पहले तो ये याद कर लेना। अभी तुमने अगर नहीं भी पढ़ा है थ्योरी, अगर नहीं भी पढ़ी, अगर तुम क्लास में आने का वेट कर रहे हो, अभी जैसे अपने यकीन में सॉल्ट एनालिसिस आएगा, सॉल्ट एनालिसिस अगर तुमने यकीन अभी जैसे प्रचंड में तुमने नहीं पढ़ा, सपोज यकीन में अगर तुमने पढ़ लिया सॉल्ट एनालिसिस, टेंशन फ्री रहो तुम, मतलब तुम्हें अपने आप इस चैप्टर पे कॉन्फिडेंस आ जाएगा, क्योंकि वहां तो अपन धीरे धीरे एकदम आराम आराम से हौले हौले पढ़ेंगे और बिल्कुल एकदम बढ़िया इंटरेस्टिंग वे में पढ़ेंगे। अभी तो क्या है, थोड़े से कम टाइमिंग की वजह से सिर्फ थ्योरी थ्योरी पढ़ा दिए, है ना। जब यकीन बैच में पढ़ोगे तो मजा ना आ जाए तो कहना, ठीक है। तो बात है कुछ ऐसी कि आपको ग्रुप के केटायंस और उनके ग्रुप रिएजेंट तो याद होने ही चाहिए। जब इतना याद हो जाएगा तो फिर उसके बाद इनकी रिएक्शंस को कैसे याद करना है वो भी तुम्हें समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैं वहां पर उसकी भी ट्रिक्स बताता हूं कि कैसे इनकी रिएक्शंस याद करनी होती है, कौन सॉल्युबल कौन इनसॉल्युबल, है ना, कौन कब पीपीटी देगा। ये छोटी मोटी सी चीजें हैं जो अपने को अगर पता होंगी तो अपन इजीली रिएक्शंस के प्रोडक्ट तो पता लगा लेंगे, है ना। जैसे कि अपने को मालूम है जिसके पीछे क्या कंसेप्ट है, अपने को ये मालूम है कि भाई H2S इन एसिडिक मीडियम, अगर कोई सेकंड ग्रुप का केटायन होगा तो अपने को प्रेसिपिटेट दे देगा। तो बैरियम और जिंक ये तो बिल्कुल भी आंसर नहीं होने वाला, है ना। निकोमंजन और भारत सरकार ये तो दोनों ही, है ना। Bi+3 ये सेकंड ग्रुप का जरूर है पर Fe+3 नहीं है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। कॉपर+2 और Pb+2 बिल्कुल दोनों CuS और PbS, ये अपना आंसर जाएगा सी, है ना। पर जेई एडवांस का क्वेश्चन है इसलिए सिर्फ एक ऑप्शन में संतुष्ट नहीं हो सकते, तो ये भी देखना पड़ेगा। तो Hg2+ और Bi+3, Hg2+ और Bi+3 बेटा ये दोनों भी, तो मतलब आंसर सी और डी दोनों जाएगा, आंसर सी और डी दोनों जाएगा, क्योंकि ये दोनों भी तो ग्रुप सेकंड के ही है अपने, है ना। ये सेकंड ए का है, ये सेकंड बी का है, ठीक है, सेकंड ए और, ठीक है, नहीं मतलब ये दोनों ही सेकंड ए के हैं, हाँ, गलत बोल दिया मैंने, दोनों ही सेकंड ए के हैं, ठीक है। नेक्स्ट, the correct option to distinguish nitrate salts of Mn+2 and copper+2 taken separately। अच्छा, इनको डिस्टिंग्विश करना है बेटा Mn+2 और copper+2 को, ठीक है कर देंगे साहब। क्या बोला जा रहा है, Mn+2 shows the characteristic green color in the flame test ना, Mn+2 कब से ग्रीन शो करने लग गया। Mn+2 ये तो बोरेक्स बीट टेस्ट देता है सबसे पहली बात, तो फ्लेम टेस्ट ये देता ही नहीं है। कॉपर अगर फ्लेम टेस्ट दे रहा है तो उसमें वो ब्राइट ग्रीन कलर शो कर जाता है कॉपर फ्लेम टेस्ट में, है ना।
मैंगनीज नहीं देता बेटा फ्लेम टेस्ट, ठीक है। ओनली कॉपर प्लस टू शोज द फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट बाय पासिंग H2S इन एसिडिक मीडियम। हाँ ये बिल्कुल सही बात है। आपको क्या बोल रहा है, H2S इन एसिडिक मीडियम है और ओनली कॉपर प्लस टू शोज द फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। मतलब अगर आप H2S डालोगे तो ओनली कॉपर जो है वो आपको कॉपर सल्फाइड का पीपीटी देगा। हाँ तो बात सही है ना, क्योंकि ये सेकंड ग्रुप को बिलोंग करता है इसलिए ये सेकंड ग्रुप रिएजेंट डालने पर पीपीटी दे देगा। Mn कहाँ है, निकोमंजन, ये तो फोर्थ ग्रुप वाला है बेटा, फोर्थ ग्रुप वाला तो सॉल्युबल रहेगा, इसलिए तो एसिडिक मीडियम रखते हैं ताकि फोर्थ ग्रुप वाले प्रेसिपिटेट आउट ना हो जाए सेकंड ग्रुप वालों के साथ, है ना। फोर्थ ग्रुप वाले प्रेसिपिटेट आउट ना हो जाए सेकंड ग्रुप वालों के साथ, इसलिए अपन क्या करते हैं, फोर्थ ग्रुप में बेसिक मीडियम रखते हैं और सेकंड ग्रुप में एसिडिक मीडियम रखते हैं H2S के साथ, ठीक है। फिर बोल रहा है Mn+2 shows the formation of precipitate by passing H2S in faintly basic medium। Mn+2 shows the formation of, हाँ ठीक है, फेंटली बेसिक नहीं होता यार वो तो, मतलब फेंटली मतलब ये न्यूट्रल मीडियम की बात कर रहा है बेटा, फेंटली अल्कलाइन मतलब न्यूट्रल मीडियम की बात हो रही है, फेंटली अल्कलाइन नहीं, अच्छा खासा बेसिक मीडियम रखना होता है, स्ट्रांगली बेसिक लिखना होता है। Mn+2 शो कर तो देगा पर ये बोल रहा है कि अच्छा बेसिक मीडियम में भी बोल रहा है ओनली Mn+2। अरे भाई जब Mn+2 प्रेसिपिटेट आउट हो रहा है तो कॉपर भी तो हो जाएगा, कॉपर तो सेकंड ग्रुप H2S इन एसिडिक मीडियम डालने पर ही प्रेसिपिटेट आउट हो रहा है, तो अगर आप बेसिक मीडियम में डालोगे तो MnS तो बन जाएगा पर कॉपर का भी तो सल्फाइड बनेगा, ये बोल रहा है सिर्फ MnS देगा, ओनली MnS बनेगा नहीं, इसके साथ साथ अपने को कॉपर का भी सल्फाइड मिलेगा, ओनली नहीं, वहां सिर्फ कॉपर का मिलेगा, क्योंकि जब तक सल्फाइड की कंसंट्रेशन ज्यादा नहीं होगी Mn प्रेसिपिटेट नहीं देगा। अब बेसिक मीडियम करने पर सल्फाइड की प्रेसिपिटेट ज्यादा होती है, तो सल्फाइड की प्रेसिपिटेट अगर ज्यादा है तो ये तो पीपीटी दे रहा है, ये भी तो दे देगा ना, आ गई क्या बात समझ में, है ना। चौथा स्टेटमेंट बोल रहा है कि कॉपर प्लस टू टू कॉपर हैज हायर रिडक्शन पोटेंशियल देन Mn+2 टू Mn। हाँ ये भी बात सही है, ये तो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है, मतलब अपना आंसर एक तो बी हो जाएगा बेटा, इसमें भी दो आंसर हैं बी और डी, इसमें भी दो तरह के आंसर हैं बी और डी, ठीक है। इसमें भी दो तरीके के दो आंसर हैं बी और डी, मतलब ये वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है, कॉपर की रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा होती है Mn के कंपैरिजन में, मतलब ये पॉजिटिव में होती है कुछ 0.3 कुछ समथिंग करके और वो नेगेटिव में होती है वैल्यू, तो ये वैल्यू ज्यादा ही रहती है। ये अपन ने डी ब्लॉक में पढ़ा था बेटा, याद है, डी ब्लॉक में पढ़ा था कि कॉपर की ये वैल्यू ज्यादा हाई क्यों होती है ना। नेक्स्ट, द कलर डेवलप्ड व्हेन सोडियम सल्फाइड इज एडेड टू सोडियम नाइट्रोक्लोराइड। ये क्वेश्चन बेटा नीट 2025 के लिए मेरे को थोड़ा इंपॉर्टेंट सा लगता है, पता नहीं कि मुझे फीलिंग से आती है कि ये आज नहीं तो कल पूछा जाएगा पेपर में, आज नहीं तो कल ये पेपर में जरूर पूछा जाएगा, मुझे ऐसा फीलिंग आती है, इस साल नहीं तो अगले साल, मतलब 25 नहीं तो 26 में आएगा, 26 नहीं तो 27 में आएगा ही आएगा, आप ये मान के चलो ये वाला क्वेश्चन। मतलब ये जब मैंने आपको पढ़ाया था तब भी बताया था कि सल्फाइड वाली जो रिएक्शन है, ये जब सोडियम नाइट्रोक्लोराइड अपन डालते हैं तो ये इंपॉर्टेंट हो जाती है बेटा, है ना, क्योंकि ये स्पेसिफिक टेस्ट है बेटा सल्फाइड का, ये स्पेसिफिक टेस्ट होता है, क्योंकि यहां पर आपको ये डालने पर कंफर्म होता है कि सल्फाइड है या नहीं, है ना। तो ये जो कॉम्प्लेक्स है ये सल्फाइड को एब्जॉर्ब करता है और अपने को पर्पल कलर का या वॉयलेट कलर का कॉम्प्लेक्स देता है ये वाला। तो अगर पर्पल कलर आ रहा है इस रिएक्शन में तो इसका मतलब हम समझ जाएंगे क्या, कि यहां पर सल्फाइड प्रेजेंट है, और ये अपने जो कंफर्मेटरी टेस्ट होते हैं ना वो वाली रिएक्शन है इसकी सल्फाइड की, सल्फाइड अगर आपको कंफर्म करना है कि सल्फाइड प्रेजेंट है या नहीं अपने सॉल्ट में, तो अपन फिर ये वाला सोडियम नाइट्रोक्लोराइड वाला टेस्ट करते हैं। तो द कलर डेवलप्ड इज पर्पल, द कलर डेवलप्ड व्हेन सोडियम सल्फाइड इज एडेड टू सोडियम नाइट्रोक्लोराइड, हाँ तो कलर डेवलप्ड आ जाएगा अपना पर्पल, पल्पल तलल आ जाएगा पल्पल। नेक्स्ट, इन द टेस्ट ऑफ आयोडीन व्हेन I2 इज ट्रीटेड विद Na2S2O3, देखो ये भी अपना पी ब्लॉक का पार्ट है बेटा, ये भी अपना पी ब्लॉक का पार्ट है, मैं आपको इससे रिलेटेड एक रिएक्शन करवाता हूँ, उसमें आपको फिर इसका प्रोडक्ट याद आ जाएगा कि क्या प्रोडक्ट बनेगा। बेटा अपन करते हैं एस्टिमेशन ऑफ ओजोन, एस्टिमेशन ऑफ ओजोन, एस्टिमेशन ऑफ ओजोन में ये रिएक्शन हमारे काम आती है जो अभी यहां पर अपने से पूछी गई है ना। अब इतना पढ़ रहे हो तो आई थिंक तुम्हें ये भी याद होना चाहिए, मतलब तुम्हें ये पता होना चाहिए। एस्टिमेशन ऑफ ओजोन में ये रिएक्शन काम आती है, होता क्या है, ओजोन एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो सबसे पहले अपन इसमें Ki लेते हैं बेटा, क्या लेते हैं Ki,
अब ये ओजोन क्या करता है, Ki में जो I माइनस है इसको ऑक्सीडाइज करके I2 में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, किस में कन्वर्ट कर देगा, I2 में। तो आपको यहां पर I2 मिल जाएगा। ठीक है, I2 मिल गया, प्रेसिपिटेट के फॉर्म में मिल गया, आपने इसको छान के अलग कर लिया, फिल्ट्रेट निकाल लिया अलग, और पीपीटी अलग कर लिया। ये I2 का पीपीटी आपको मिल गया वायलेट कलर का। अब आपने मेजर कर लिया इसको कि कितने मोल अपने पास I2 का पीपीटी मिल रहा है, ये आपने फाइंड आउट कर लिया। और ये कैसे फाइंड आउट करते हैं आप, ये जो I2 है ना, इसकी टाइट्रेशन करवाते हैं बेटा अपन सोडियम थायोसल्फेट के साथ, Na2H2O3 के साथ। इसको हाइपो सॉल्यूशन बोलते हैं अपन। क्या बोलते हैं इसको अपन, हाइपो सॉल्यूशन। तो हाइपो सॉल्यूशन के साथ इसकी टाइट्रेशन करवाते हैं, और यहां पर जितना I2 कंज्यूम हो रहा है उससे अपन आइडिया लगाते हैं कि भाई कितने ओजोन यहां पर रहे होंगे, कितने मोल ओजोन के यहां पर रहे होंगे, ओजोन की कॉन्सेंट्रेशन क्या रही होगी, ऐसे अपन आइडिया लगाते हैं। ठीक है, तो ओजोन क्या करता है, Ki को I2 में कन्वर्ट करता है, और इस I2 की टाइट्रेशन अपन करवाते हैं सोडियम थायोसल्फेट के साथ। तो ये आपको सोडियम थायोसल्फेट के साथ रिएक्शन करके ये आपको ये प्रोडक्ट देता है, सोडियम टेट्राथायोनेट देता है। क्या देता है, सोडियम टेट्राथायोनेट। तो I2 और Na2H2O3 की रिएक्शन जब भी होगी ना बेटा, समझ जाना कि यहां पर टेट्राथायोनेट आयन का फॉर्मेशन होगा, टेट्राथायोनेट आयन का फॉर्मेशन होगा। ये आपका टेट्राथायोनेट आयन होता है बेटा। ठीक है, और टेट्राथायोनेट आयन में ये जीरो, ये +5, ये +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। अगर आपको ऑक्सीडेशन स्टेट पूछ लिया जाए मान लो, तो ये जीरो, ये +5 और वो +5, जिनसे ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं वो +5, निकाल के देख लो ऑक्सीडेशन स्टेट, है ना। ये तोड़ लो बॉन्ड, इसको तोड़ोगे तो इस पर -2 आएगा, और इस पर +2 आएगा। इसको तोड़ोगे तो इस पर -1 आएगा, और इस पर +1 आएगा। इसको तोड़ोगे तो इस पर -2 आएगा, इस पर +2 आएगा। ये बॉन्ड तो सल्फर सल्फर बॉन्ड है, तो इसको तोड़ने पर कोई चार्ज आएगा नहीं, तो +2 और +1 टोटल +5 चार्ज आया, है ना। तो सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है इसमें, टेट्राथायोनेट आयन में, एक तो 0 है और एक +5 है। ठीक है, अब देखो अब वो क्या पूछ रहा है आपसे, द टेस्ट ऑफ आयोडीन, I2 इज ट्रीटेड विद Na2H2O3, क्या बनेगा NaI के साथ, अब तो बता दोगे ना। ये कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस ये आप तभी कर पाओगे जब आपको पर्टिकुलर रिएक्शन याद हो। अब जैसे अगर अपना पी ब्लॉक सिलेबस में होता तो ये मैं आपको जरूर पढ़ा था ऑक्सीजन फैमिली में, एस्टिमेशन ऑफ ओजोन, ये तो इंपॉर्टेंट रिएक्शन हुआ करती थी पहले। तो एस्टिमेशन ऑफ ओजोन में ये रिएक्शन अगर तुमने पढ़ी होती तो तुम्हारे लिए क्वेश्चन बहुत आसान होता। लेकिन अब तुमने अगर वहां पर नहीं पढ़ी है, अपने सिलेबस में नहीं है, तुम्हें नहीं पढ़ाई गई है, तो फिर अब तुमसे क्वेश्चन नहीं होगा। इसलिए मैं कुछ ऐसी रिएक्शंस यहीं पर तुम्हें बता रहा हूं टू बी ऑन द सेफ साइड। हम ये नहीं चाहते कि नीट में कोई भी ऐसा भी एक क्वेश्चन आ जाए जो अपने से ना हो। और अगर जेई में हो तुम, तो जेई वालों के लिए तो ये इंपॉर्टेंट है भाई। जेई मेन के सिलेबस में नीट और जेई मेन का सिलेबस सेम ही है ना। और जेई की भी अगर बहुत से होते हैं ना, पीसीएम भी लेते हैं और जेई और नीट दोनों का पढ़ते हैं, तो तुम जेई की तैयारी अगर कर रहे हो तो जेई वालों के लिए भी ये लेक्चर इंपॉर्टेंट है, और अगर तुम नीट वाले हो तो नीट वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है ना। इसीलिए मैं जेई एडवांस के ज्यादातर क्वेश्चन लेकर आया हूँ कि भाई ये दोनों को ही अपन जो है अच्छे से समझा सकते हैं, है ना। ये वाला लेक्चर दोनों के ही काम आ सकता है, ये बहुत काम का लेक्चर रहेगा अगर तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हो सॉल्ट एनालिसिस की, तो है ना। तो इसमें तुम्हारी पी ब्लॉक की रिएक्शंस भी धीरे धीरे मैंने कवर करवा दी। जैसे NaOH की रिएक्शन है ना, HNO3 की रिएक्शन है, वो अपन ने कवर कर ली है। ठीक है, इसको कॉपी कर लो, अगर तुमने नहीं लिखा हुआ हो तो इसको कॉपी कर लेना, एस्टिमेशन ऑफ ओजोन को। ठीक है, फटाफट से इसको कॉपी करो। चलिए, तो नेक्स्ट बात करते हैं, नाइट्राइड आयन कैन बी डिस्ट्रॉयड बाय। अगला क्वेश्चन है नाइट्राइड को डिस्ट्रॉय कैसे करें। तो देखो बेटा, कभी कभार जब अपने को नाइट्राइड का टेस्ट लगाना हो तो नाइट्रेट आयन को हटाना पड़ता है, और अगर नाइट्रेट का लगाना हो तो नाइट्राइड को हटाना पड़ता है। जैसे कि सपोज आपको नाइट्रेट आयन का टेस्ट लगाना है, अब इसके लिए आप क्या कॉन्सेंट्रेटेड एसिड का यूज करते हो, बट उससे पहले आपको अगर इसमें इफ नाइट्राइड आयन प्रेजेंट है तो उसको हटाना पड़ेगा। क्यों हटाना पड़ेगा, क्योंकि ये और वो दोनों सेम रिजल्ट आपको देंगे। अगर आप कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डालोगे तो ये भी आपको NO2 गैस दे देगा और वो भी आपको NO2 गैस दे देगा, तो उसको हटाना पड़ेगा। तो ऐसे अपन क्या करते हैं, फिर NO2 को रिमूव करते हैं। NO2 को रिमूव करने का क्या तरीका है, NO2 को रिमूव कर देते हैं अपन या तो इसको ऑक्सीडाइज करके, या इसको N2 बना के, या इसको रिड्यूस करके। ठीक है, तो या तो अपन सल्फामिक एसिड ले लें या फिर डिवार्डा अलॉय ले लें, है ना। डिवार्डा अलॉय के बारे में भी सुना होगा आपने, ये इसको सीधे
मतलब कोई भी आप गैस ले लो, आपको किसी को भी रिड्यूस करवाना, डिवार्ड डाला ले लो, डिवार्ड डाला एक बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, सीधे उसको आपकी उसकी जो है मतलब लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में पहुंचा देता है। ठीक है, तो सल्फामिक एसिड हुआ, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड हुआ या नाइट्रिक एसिड हुआ, ये तीनों इसको रिमूव कर देंगे बेटा। जैसे कि ये क्या कर देगा, इसको नाइट्राइट से नाइट्रेट पे कन्वर्ट कर देगा। नाइट्रिक एसिड भी क्या है, एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से तो ये क्या कर देंगे, इसको नाइट्राइट से नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देंगे। तो आप NO2 माइनस को रिमूव कर सकते हो बाय सल्फामिक एसिड एज वेल एज कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट KI सॉल्यूशन स्टार्च और सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट X। ठीक है, डीप ब्लू सॉल्यूशन मिलेगा X इज। ठीक है भाई, KI का सॉल्यूशन है भाई। ठीक है, और स्टार्च सॉल्यूशन आपने डाला हुआ है, और स्टार्च सॉल्यूशन अपन जनरली फ्रेशली प्रिपेयर्ड यूज करते हैं, फ्रेशली बनाते हैं स्टार्च सॉल्यूशन को। और सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट X, अब ये स्टार्च इसलिए डाला हुआ है क्योंकि जब भी I2 बनता है बेटा तो स्टार्च उससे रिएक्ट करके कॉम्प्लेक्स बनाता है जो कि अपने को ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स देता है। देखो डीप ब्लू कलर मिल रहा है, तो ये डीप ब्लू कलर जो मिल रहा है ये स्टार्च आयोडाइड कॉम्प्लेक्स की वजह से ही बनता है। स्टार्च आयोडाइड कॉम्प्लेक्स बनता है, उसकी वजह से डीप ब्लू कलर आता है। ठीक है, अब ये स्टार्च आयोडाइड सॉल्यूशन तब बनेगा ना जब I2 बनेगा। तो I2 कैसे बनेगा, जब कोई एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस I माइनस को ऑक्सीडाइज कर देगा। तो अपना ये जो सॉल्ट X है, ये X क्या होना चाहिए, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होना चाहिए। अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ तो ये आपको I2 दे देगा, और I2 स्टार्च से रिएक्शन करके डीप ब्लू कलर का अपने को सॉल्यूशन देगा। तो Na2CO3 में कार्बोनेट इज नॉट एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये तो नहीं देगा। NaNO2 नाइट्राइड आयन इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बेटा, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये उसको I2 में कन्वर्ट करेगा, यानी कि ये हमारा आंसर होगा। पर क्योंकि जेई के क्वेश्चन है बेटा, एक से ज्यादा सही भी हो सकते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पे परमैंगनेट दे रखा है, बैरियम परमैंगनेट दिया हुआ है, परमैंगनेट MnO4, ये तो बहुत तगड़ा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, याद है ना KMnO4। KMnO4 इट इज वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये तो करेगा ही करेगा उसको I2 में कन्वर्ट। ठीक है, I2 में कन्वर्ट करेगा तो स्टार्च उसके साथ कंबाइन करके डीप ब्लू सॉल्यूशन दे देगा। और FeCl3 का एक्वस सॉल्यूशन बोले तो Fe+3 इज आल्सो एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बेटा, याद है ना। ये तुम्हें मैंने बताया था कब, जब मैंने तुम्हें डी ब्लॉक में ये बताया था कि FeI3 एग्जिस्ट नहीं करता है। FeI3 क्यों एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि Fe+3 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और I- इज रिड्यूसिंग एजेंट। अगर तुमने लेक्चर ढंग से अटेंड किए हैं तो तुम रिलेट करोगे। मुझसे पढ़ने वाला कभी भी ये नहीं बोलता कि इनऑर्गेनिक रटनी पड़ती है, रिलेट कर पाओगे। ठीक है, तो आंसर डी भी जाएगा। ठीक है, तो BCD आंसर जाएगा भाई, इसका आंसर जाएगा BCD। तो आप अगर नीट के लिए बनाना चाहते हो तो इसको सिंगल करेक्ट कर लेना, और X कैन नॉट बी, उसमें आंसर A चला जाएगा। और जेई वाले मेरे प्यारे प्यारे बच्चे वो इसका आंसर BCD लगाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट, फाइंड द नंबर ऑफ एसिडिक रेडिकल्स व्हिच कैन फॉर्म कलर्ड गैस। लो भाई, तुम्हारे लिए एक लल्लू सा क्वेश्चन आया है, फटाफट से इसको सॉल्व कर दो और जल्दी से आंसर लिख दो। पहले तुम लोग सॉल्व करो और आंसर लिखो। देखो ये इतना आसान क्वेश्चन है कि ये तो अब 5वीं क्लास का बच्चा भी कर लेगा अगर उसने पढ़ा होगा तो फटाफट से चलो जल्दी से करके बताओ, जल्दी जल्दी। हो गया, अपने को ये बोल रहा है कि विच कैन फॉर्म कलर्ड गैस व्हेन ट्रीटेड विद डाइल्यूट H2SO4। डाइल्यूट H2SO4 मतलब समझ गए तुम लोग, है ना, क्लास A सब ग्रुप 1, है ना, क्लास A सब ग्रुप 1 वाले एनायन। तो सब ग्रुप 1 में कौन कौन है, कार्बोनेट है, बाइकार्बोनेट भी है, और सल्फाइड बाइसल्फाइड भी है, सल्फाइड भी है, थायोसल्फेट भी है, नाइट्राइट भी है। ये दोनों तो अपने सब ग्रुप 1 वाले हैं। ठीक है, अब Br-I- और सल्फाइड भी है सब ग्रुप 1 वाला, ये दोनों अपने सब ग्रुप 2 वाले हैं। ठीक है, ये कॉन्सेंट्रेटेड एसिड वाले हैं। तो सल्फाइड, नाइट्राइट और कार्बोनेट, ये दो मिले अपने को। और ये क्या पूछ रहा है, विच कैन फॉर्म कलर्ड गैस। तो भाई गैसियस प्रोडक्ट डाइल्यूट H2SO4 के साथ तो ये भी देगा, ये भी देगा, ये भी देगा, पर ये देगा CO2, ये देगा NO2 और ये देगा SO2। इनमें से एक ही गैस कलर्ड है ब्राउन कलर की, जो कि थोड़ी देर बाद फिर कलरलेस हो जाती है। ये खुद भी कलरलेस हो जाती है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ N2O4। तो इसका आंसर जाएगा 1। इनमें से कितने ऐसे एनायंस हैं जो कलर्ड गैस देंगे डाइल्यूट H2SO4 के साथ, देन आंसर विल बी 1। ठीक है, अच्छा अगर मैं डाइल्यूट की जगह पे बेटा H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड ले लेता तो आंसर क्या जाता, अब बताओ तुम लोग, है ना, तुम में से कई नालायक होंगे जिन्होंने ये क्वेश्चन भी गलत कर दिया होगा।
इसलिए नहीं कि आता नहीं है, जल्दीबाजी में डाइल्यूट एस्टर ऑफ वर्क, अच्छा ये भी देगा, ये भी देगा, ये भी देगा सर, आंसर 3 है ना, सच सच बोलना, झूठ मत बोलना। कितने ऐसे नालायक है जिन्होंने इसका आंसर 3 लगाया था। तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुमने पढ़ा नहीं है या तुम्हें आता नहीं है, तुमने पढ़ा है, तुम्हें आता है, तुम जल्दबाजी में क्वेश्चन गलत करते हो, सिली मिस्टेक करके आते हो। और ये सिली मिस्टेक नहीं, ये तो सरासर मतलब निहायती बेवकूफी है कि आते हुए भी गलत करके आ जाना। ठीक है, तो बाद में इसको सिली मिस्टेक का नाम देके अपनी गलतियों पे पर्दा मत डाला करो तुम लोग। बैकलॉग हो गया, सिली मिस्टेक हो गई, बस बहाने चाहिए। यूं नहीं कि अरे सर मुझसे गलती हो गई, सीधे सीधे बोलो ना सर गलती हो गई। आगे से ध्यान रखूंगा, जब तक ये वाला एटीट्यूड नहीं आएगा तब तक, है ना। तुम्हें मालूम ही है, तुम खुद से पूछा करो ना यार। अगर सुनो, तुम इस तरीके से अगर मैनेज कर रहे हो, मान लो तुम्हारा कोई एक अच्छा फ्रेंड है, तुमको मालूम है कि यार ये बहुत बहाने बनाता है, तुम्हारी क्या इमेज बनेगी उसके रिगार्डिंग? उसको तुम किस तरीके से देखोगे? ज्यादा कुछ इज्जत नहीं दोगे ना उसको, तुम्हें मालूम है कि ये बहाने बनाता है, झूठ बोलता है। तो ऐसे ही जब तुम्हारे माँ बाप से तुम कहते हो, एक बार को तो वो मान लेते हैं, दो बार को भी वो मान लेते हैं, और बार बार वही कि अरे वो ये दिक्कत हो गई थी, ये सिली मिस्टेक हो गई थी, ये हो गया था, वो हो गया था। उनको मालूम है तुम बहाने बना रहे हो, पर वो तुम्हें कुछ कह नहीं रहे हैं, है ना। तो वो वाली बात है, तो अपने अंदर ये वाला एटीट्यूड लाओ कि मुझसे गलती हुई है तो इसको सुधारूंगा भी मैं ही, अगली बार से ये गलती नहीं होगी मुझसे। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो अगर कॉन्सेंट्रेटेड कर देंगे बेटा तो फिर ये भी देगा, ये भी देगा, ये भी देगा, ये तीनों कलर्ड गैस देंगे, आंसर 3 जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट इज गिवन बाय। क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट कौन देगा? CH3Cl तो नहीं देगा, क्यों? क्योंकि ये तो कोवेलेंट कंपाउंड है, अपने को आयनिक कंपाउंड चाहिए होता है, Cl माइनस की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होनी चाहिए। क्लोराइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन जब तक ज्यादा नहीं होगी, क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट नहीं परफॉर्म होगा। ऐसा नहीं कि कोई सा भी क्लोराइड उठा के दे दिया और बोल दिया कि भाई टेस्ट लगा लो तो टेस्ट लग जाएगा, नहीं। AgCl के साथ भी यही दिक्कत है, AgCl में भी कोवेलेंट नेचर ज्यादा होने की वजह से क्लोराइड का आयनाइजेशन ज्यादा नहीं होता है, इसलिए ये भी अपने को क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट इजीली नहीं देता है। ठीक है, Hg2Cl2 ये तो है ही कोवेलेंट कंपाउंड, HgCl2 और Hg2Cl2 ये आपको टेस्ट नहीं देंगे भाई। क्रोमिल क्लोराइड का देगा कौन? NH4Cl। NH4Cl इन सभी में सबसे बेस्ट रिजल्ट देता है NH4Cl, क्यों? क्योंकि एक प्योर आयनिक कंपाउंड है ये NH4 प्लस और Cl माइनस के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और सॉल्यूशन में जाने पर अच्छा खासा आयनाइजेशन होता है क्लोराइड आयन का। ठीक है, अच्छा खासा आयनाइजेशन होगा क्लोराइड आयन का। तो जब तक क्लोराइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन अच्छी खासी नहीं होती है, क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट पॉजिटिव नहीं जाता है, तो आंसर हमारा जाएगा डी। ठीक है, नेक्स्ट, इन लेयर टेस्ट ऑफ I माइनस एंड Br माइनस इफ रेडिश ब्राउन लेयर कम्स फर्स्ट देन। लेयर टेस्ट में I माइनस और Br माइनस दोनों प्रेजेंट है। अब वो आपको ये बोल रहा है कि Br माइनस की जो है वो लेयर पहले आ गई, मतलब ये बोला ना रेडिश ब्राउन लेयर आ गई। रेडिश ब्राउन लेयर किसको कंफर्म करती है? कि Br2 बना है भाई, Br2 की रेडिश ब्राउन लेयर आई है, और रेडिश ब्राउन लेयर आई है मतलब Br2 बना है, और Br2 बना है इसका मतलब ब्रोमाइड आयन प्रेजेंट है ना। ब्रोमाइड की कॉन्सेंट्रेशन तो अपन ने चेक कर ली है, इसकी प्रेजेंस तो अपन ने चेक कर ली है कि हाँ ब्रोमाइड प्रेजेंट है। ठीक, लेकिन I माइनस भी प्रेजेंट है अगर साथ में, तो क्योंकि हमें मालूम है I माइनस इट इज अ बेटर रिड्यूसिंग एजेंट, ये ज्यादा जल्दी ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी रखता है। तो अगर ये भी प्रेजेंट होता तो पहले I2 की लेयर आती है, आपको वॉयलेट लेयर पहले मिलती है। अब वॉयलेट लेयर नहीं मिली है, सीधे रेडिश ब्राउन लेयर मिली है, इसका मतलब ये वॉयलेट लेयर नहीं बन रही है, इसका मतलब ये एब्सेंट है बेटा, इसका मतलब ये एब्सेंट है। पहले वॉयलेट लेयर बनती फिर रेडिश ब्राउन आती, तो इसका मतलब दोनों प्रेजेंट है। ठीक है, अब दोनों प्रेजेंट होने के बाद भी सिर्फ रेडिश ब्राउन आ रही है, तो इसका मतलब दोनों प्रेजेंट नहीं हो सकते। I माइनस अगर होता तो पहले I माइनस अपनी लेयर देता, तो Br माइनस इज प्रेजेंट, I माइनस इज एब्सेंट, आंसर विल बी सी। ठीक है, ये अपन ने लेयर टेस्ट में पढ़ा था इसके बारे में। नेक्स्ट, when H2S gas is passed through sodium nitroprusside solution it gives purple coloration, ये आपको मालूम ही है, और ये पर्पल कलरेशन भी इसकी वजह से आता है, ये भी आपको मालूम है ना बेटा। जितनी ज्यादा मतलब आप रिएक्शंस ध्यान रखोगे ना, उतना ज्यादा तुम्हें कॉन्फिडेंस आता जाएगा, मतलब जितना ज्यादा क्वेश्चन लगाओगे उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। देखो सॉल्ट एनालिसिस में सीधी सी बात है, तो क्वेश्चन ही क्वेश्चन लगाया करो। H2S इज अ वीक एसिड, H2S इज अ वीक एसिड,
ये तो सही है, H2S वीक एसिड है ना, पर इसका उससे क्या लेना देना। अच्छा, अरे इधर तो देखो एक और, ओहो, अभी अपन भी मिस्टेक कर जाते हुए ऐसे खेलता, देखो एग्जामिनर ऐसे खेलता है एग्जामिनर। कैसे खेल गया, देखो चुपचाप से H2S गैस बता दिया है ना, H2S गैस। जबकि अपन ये जब टेस्ट लगाते हैं तो मैंने बताया था कि यहाँ पर H2S पास कराने पे काम नहीं चलता है। H2S अगर आप पास करा रहे हो तो मीडियम को बेसिक करना पड़ता है, आपको अल्कलाइन मीडियम लेना पड़ता है, तब जाके H2S ये वाला टेस्ट देती है। आपको यहां पर सोडियम सॉल्ट लेना पड़ेगा ताकि सल्फाइड की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो, और H2S गैस सीधे इससे रिएक्ट नहीं करती है, मीडियम अल्कलाइन होना चाहिए। तो पहला स्टेटमेंट रॉन्ग है, H2S गैस नहीं देती है वायलेट कलर का। हाँ, दूसरा तो सही है, चलो पहला रॉन्ग है, और पहला अगर रॉन्ग है तो इसका मतलब आंसर हमारा डी जाएगा। अभी अपन आंसर 2 लगा देते और अपन फंस जाते, है ना। ऐसे ट्रैप तैयार करते हैं एग्जामिनर, है ना, कितने प्यार से। व्हेन H2S गैस इज पास थ्रू, पूरा स्टेटमेंट पूरा लिख के दिया है कि हाँ वॉयलेट कलर का बन जाएगा सोडियम नाइट्रोक्लोराइड के साथ। तो जब एग्जामिनर तुम्हें एक्स्ट्रा में इंफॉर्मेशन देने लग जाना तो समझ जाना कुछ तो गड़बड़ है दया, हाँ यहाँ जरूर कुछ गड़बड़ है, ठीक है, समझ जाना, ठीक है। तो सेकंड वाला स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट वाला फॉल्स है बेटा, ठीक है। फर्स्ट वाला क्यों फॉल्स है, क्योंकि वहां पर सोडियम सॉल्ट चाहिए, गैस नहीं। उसमें सल्फाइड का आयनाइजेशन ज्यादा नहीं होता H2S में, तो उसको ज्यादा करने के लिए अपन बेसिक मीडियम करते, तब जाके वो टेस्ट देती है, सीधे वो टेस्ट नहीं देगी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग थर्मल डिकम्पोजिशन यील्ड बेसिक एज वेल एज, ये तो यार तुम्हारा 9वीं 10वीं क्लास का क्वेश्चन है। इनमें से कौन सा जो है कार्बोनेट है वो एसिडिक ऑक्साइड भी देगा और बेसिक ऑक्साइड भी देगा। तो आ जाओ इनको हीट कर लेते हैं। बेटा ये आपको मैंने बताया था, अगर नहीं बताया हो तो याद रखना, नहीं बताया हो तो याद रखना कि कुछ लो पाई मेटल्स होते हैं जैसे कि ये, इनके सॉल्ट्स की थर्मल स्टेबिलिटी बहुत भयंकर होती है ना। इनके कार्बोनेट्स, इनके नाइट्रेट्स, इनके नाइट्राइट्स, ये डिकम्पोज ही नहीं होते। जैसे सोडियम कार्बोनेट को आप हीट करोगे ना, ये डिकम्पोज ही नहीं होगा। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, ये तो बचपन से रिएक्शन तुम्हें याद है, इसको हीट करोगे तो क्या बनेगा, CaO बनेगा और CO2 बनेगा, ठीक है। तो अपना आंसर तो आ गया, देखो यहां पर एक देगा एसिडिक और एक देगा बेसिक, ये रहा बेसिक ऑक्साइड और ये रहा एसिडिक ऑक्साइड, है ना। तो आंसर तो बी आ गया अपना, ठीक है। और ए क्योंकि डिकम्पोज नहीं होता तो इसका मतलब आंसर तो बी ही है, ठीक है। और सी की बात करें, सोडियम का नाइट्रेट है, सोडियम के नाइट्रेट को आप हीट करोगे तो बहुत हीट करने पर तो कुछ नहीं होता है, ज्यादा से ज्यादा आप इसको NaNO2 में कन्वर्ट कर लोगे यहां से और O2 रिलीज करवा लोगे, और कुछ नहीं होगा, और कुछ नहीं। और ये भी बहुत हाई टेम्परेचर पे होता है ना। तो ये भी अपने को बेसिक और एसिडिक वैसिडिक ऑक्साइड जैसा कुछ भी नहीं देगा, ठीक है। तो सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इनके जो सॉल्ट्स होते हैं इनकी थर्मल स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, क्यों, क्योंकि इनकी पोलराइजिंग पावर बहुत कम होती है। पोलराइजिंग पावर बहुत कम होने की वजह से आयनिक कैरेक्टर बहुत हाई होते हैं इनके सॉल्ट्स में, आयनिक कैरेक्टर हाई, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई होते हैं इनके, ठीक है। ये नीट वालों ने जो सिलेबस कट किया है ना, मतलब तुम लोगों को रट्टू तोता बनाने के चक्कर में हैं ये लोग, NDA वाले, जेई मेन और नीट वालों को। इसलिए जेई एडवांस वाले एग्जाम अलग करवाते हैं अपना, उनको मालूम है कि हमें थोड़ी बहुत स्किल्स तो चाहिए भाई बच्चे में, क्वेश्चन सॉल्व करने वाली, सिर्फ रट्टू तोता बन के हमें टाएं टाएं करने वाले बच्चे नहीं चाहिए, है ना। चिंता मत करो, तुम टाएं टाएं नहीं करोगे, मतलब तुम रट्टू तोता नहीं बनोगे, तुम होशियार बनोगे, चिंता मत करो, हाँ ऐसे। आंसर अपना बी हो जाएगा बेटा, ठीक है। ये इसको आप हिट करोगे कुछ भी नहीं बनेगा, मतलब वो टूटेगा ही नहीं। नेक्स्ट, एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ गैस एक्स गिव्स द वाइट टर्बिडिटी, ओ गैस एक्स है, वाइट टर्बिडिटी दे रही है H2S पास करवाने पर। अच्छा, तो ये तो आंसर बेटा बी जाएगा, एक्चुअली SO2 और ये जो सल्फर है ना बेटा, इसकी अपने को वाइट टर्बिडिटी मिलती है, वो वाइट टर्बिडिटी एक्चुअली सल्फर की मिलती है। तो SO2 क्या है, इसको ऑक्सीडाइज कर देती है थोड़ा सा और अपने को वाइट टर्बिडिटी की फॉर्म में मिलती है। SO2 ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग दोनों की तरह बिहेव कर सकती है, ज्यादा बेटर ये रिड्यूसिंग एजेंट होती है, ठीक है। इसकी वाइट टर्बिडिटी मिलती है अपने को सल्फर की, सल्फर की वाइट टर्बिडिटी मिलती है SO2 के साथ, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स अ सफोकेटिंग गैस व्हेन ट्रीटेड विद डाइल्यूट HCl, सफोकेटिंग गैस है बेटा SO2, SO2 कौन देगा, डाइल्यूट HCl के साथ, डाइल्यूट HCl के साथ सल्फाइट, ये ही आपको SO2 देगा। सर सल्फेट क्या देगा, अरे बेटा सल्फेट है ना, ये तो डाइल्यूट के साथ देगा ही नहीं ना प्रोडक्ट, ये तो कॉन्सेंट्रेटेड के साथ, कॉन्सेंट्रेटेड के साथ भी क्यों देगा ये, कंसंट्रेटेड के साथ भी क्यों देगा, ये तो उधर चला गया क्लास बी में, ये तो PPT रिएक्शन दे देता है अपनी, है ना।
ठीक है। और बोरेट, बोरेट भी नहीं होगा, बोरेट भी नहीं होगा, ये भी कॉन्सेंट्रेटेड एसिड के साथ ही देगा, H3BO3 देगा, है ना। तो अपना आंसर हो जाएगा बी। और वैसे भी वो सफोकेटिंग बोल रहा है तो SO2 गैस चाहिए अपने को, SO2 गैस तो अपने या तो सल्फाइड देगा या सल्फेट देगा, सल्फेट वैसे भी नहीं देता तो सिर्फ सल्फाइड ही देगा, तो आंसर जाएगा अपना बी। फाइंड द नंबर ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इन माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट। कोशिश मैंने यही की है कि लगभग लगभग हर टॉपिक से क्वेश्चन इसमें कवर हो जाए। माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट क्या होता है बेटा, याद करने वाली चीज है, NaNH4HPO4, NaNH4HPO4 डॉट 4H2O। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितना है बेटा इसमें, 4 है। माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट, इसको फॉस्फेट बीड टेस्ट भी अपन बोलते हैं, याद है ना, फॉस्फेट बीड टेस्ट में ये काम आता है, ठीक है। जैसे बोरैक्स बीड टेस्ट होता है एज इट इज, वैसा ही रिजल्ट फॉस्फेट बीड टेस्ट में आता है। NaPO3 बनता है लास्ट में, वो NaPO3 बीड की तरह काम करता है, और उसमें जब मेटल्स वगैरह कंबाइन होते हैं तो अपने को फॉस्फेट की बीड बनती हुई नजर आती है, और वो वही कलर देती है जो बोरैक्स बीड टेस्ट में हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज द कलर ऑफ COO.Al2O3। ये अपना वो चारकोल कैविटी वाला जो टेस्ट था जिसमें अपन ने लगाए थे, है ना, तो वो मेनली अपन ने जिंक के लिए, एल्यूमिनियम के लिए, मैग्नीशियम के लिए, इनके लिए लगाया था, है ना। तो एल्यूमिनियम जब उसमें कंबाइन होता है कोबाल्ट नाइट्रेट चारकोल कैविटी टेस्ट में, तो CO.Al2O3 देता अपने को। कौन सा कलर आता है इसका, याद करो, थिनार्ड ब्लू था क्या, है ना। आंसर आ जाएगा ब्लू, क्या आंसर आ जाएगा, ब्लू। हाउ मेनी BOB लिंकेज आर प्रेजेंट इन स्ट्रक्चर ऑफ बोरैक्स। बोरैक्स का चित्र बनाएंगे, बोरैक्स का अगर चित्र बनाएंगे तो बोरैक्स का चित्र आपको ऐसा मिलेगा क्या, अरे ये तो गलत बन गया। बोरैक्स का चित्र आपको ऐसा मिलेगा बेटा, बोरैक्स का चित्र आपको ऐसा मिलेगा, और इधर एक बोरैक्स और देखने को, सॉरी BOB लिंकेज और देखने को मिलेगा। तो इसमें आपसे क्या पूछा है, BOB लिंकेज कितने हैं। BOB लिंकेज एक, ये रहा BOB लिंकेज 1 2 3 4, और एक बीच वाला भी तो है BOB लिंकेज 5। टोटल कितने BOB हो गए, टोटल 5। बोरैक्स का स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है बेटा, याद रखना है, इस पर क्वेश्चन आते हैं, है ना। और ये तुम्हारे सिलेबस में है, तुम्हारे सिलेबस में ये है, ये मत सोचना कि सिलेबस में नहीं है, ये P ब्लॉक में था हट गया, ये सॉल्ट एनालिसिस में है इसलिए तुम्हारे सिलेबस में है ये, है ना, क्योंकि बोरैक्स बीट टेस्ट पढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल एंड ट्राइगोनल प्लेनर यूनिट्स इन स्ट्रक्चर ऑफ बोरैक्स। बोरैक्स में अपने को टेट्राहेड्रल और ट्राइगोनल प्लेनर, है ना, वापस बना लेते हैं, चलो चित्र बोरैक्स का अपन, है ना, थोड़ा सा ठीक ठाक बना लेते हैं। बोरैक्स में बेटा आपको ये पता होना चाहिए कि 2 बोरोन sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं और 2 बोरोन sp3 हाइब्रिडाइज्ड हैं। तो 2 तो आपको मिलती हैं टेट्राहेड्रल यूनिट्स और 2 आपको मिलती हैं ट्राइगोनल प्लेनर यूनिट्स, है ना। ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। सिमिलरली ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और इस पर नेगेटिव चार्ज होता है, और ऐसे ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है बेटा और इस पर भी नेगेटिव चार्ज होता है। तो जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है बेटा वो तो टेट्राहेड्रल यूनिट्स हो जाएंगी, और जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है वो ट्राइगोनल प्लेनर यूनिट्स हो जाएंगी। तो ये ऐसे ट्राइगोनल प्लेनर फॉर्म में, और ये ऐसा टेट्राहेड्रल बनता हुआ नजर आ रहा है, टेट्राहेड्रल, ठीक है। तो 2 टेट्राहेड्रल और 2 ट्राइगोनल प्लेनर, 2 टेट्राहेड्रल और 2 ट्राइगोनल प्लेनर, ये अपने नीट में भी आ चुका है बेटा, जब P ब्लॉक था ना तो नीट में आ चुका है। और बोरैक्स तो बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड था, नीट में तो कई बार पूछा गया बोरैक्स के बारे में, बोरिक एसिड के बारे में। वो तो अभी क्या थोड़ी सी इज्जत खराब कर दी है P ब्लॉक की, वरना। नेक्स्ट, टेस्ट ऑफ अमोनियम आयन कैन नॉट बी डन विद इन ग्रुप एनालिसिस, ठीक है। ड्यूरिंग ग्रुप एनालिसिस सेवरल टाइम NH4 प्लस कंपाउंड इज एडेड, हाँ ठीक है। NH4 प्लस अमोनियम आयन को जीरो ग्रुप क्यों बोला गया और अलग से क्यों रखा गया, इसको ऐसे बेइज्जत क्यों किया अलग करके, क्योंकि अमोनियम आयन जो है हम ग्रुप रिएजेंट की फॉर्म में कई बार ऐड करते हैं। तो सपोज अमोनियम आयन नहीं भी प्रेजेंट है आपके एक्वस सॉल्यूशन में, और अगर आपको टेस्ट लगाने को बोल दिया जाए, तो क्योंकि आपने ग्रुप रिएजेंट डाले हैं ऐसे, जैसे NH4Cl डाला, NH4OH डाला, अमोनियम कार्बोनेट डाला, तो उसमें अमोनियम आयन प्रेजेंट है, नहीं होते हुए भी वो सॉल्यूशन में आपको डिटेक्शन अपना शो करेंगे, अपनी प्रेजेंस शो करेंगे। अगर एक्वस सॉल्यूशन में अमोनियम नहीं भी होता तो भी जो ग्रुप रिएजेंट हमने डाले उससे अमोनियम आयन आ जाएगा, इसीलिए इसका टेस्ट हम अलग ही करते हैं, है ना।
K2HgI4 वगैरह डाल के वो सब अपन अलग से ही टेस्ट करते हैं इसका अमोनियम है, इसलिए इसको जीरो ग्रुप बोला जाता है। तो हाँ, इसको विद इन द ग्रुप एनालिसिस अपन नहीं करते, और इसीलिए नहीं करते क्योंकि सेवरल टाइम्स अपन NH4 प्लस कंपाउंड ऐड करते हैं एज अ ग्रुप रिएजेंट। तो ये स्टेटमेंट भी सही है और ये भी सही है और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, ठीक है। एंड स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। नेक्स्ट, which of the following is not group 1 cation though the chlorides of all cation are sparingly soluble in water? इनमें से कौन ग्रुप 1 कैटायन नहीं है? दो द क्लोराइड्स ऑफ कैटायंस आर स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर। ग्रुप 1 का कौन नहीं है भाई इसमें? कौन नहीं है इसमें ग्रुप 1 का? जल्दी से बताओ। आज होगा प्रभात, ठीक है, आज होगा प्रभात। तो कॉपर अपना ग्रुप 1 करेंगे, कॉपर ग्रुप 2 में है बेटा, है ना। प्रभात ही कुटा होगा सीडी पर भाई से, याद है ना। नेक्स्ट, कॉपर प्लस 2 और KCN सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स मिल रहा है। हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग द कॉम्प्लेक्स एक्स? आ गई वही रिएक्शन वापस से, वही रिएक्शन वापस से आ गई। लिख लो कॉपर प्लस 2 वाली वही रिएक्शन वापस से। KCN दोगे तो CuCN ट्वाइस बनेगा, और ये वापस से मतलब रिड्यूस होगा कॉपर प्लस 2 से प्लस 1 में, तो CuCN बनेगा। या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो Cu2CN2, है ना, और Cu2CN2 भी लिखा हुआ मिल सकता है आपको, है ना, ऐसा Cu2CN2 एक ही मतलब है इसका, है ना। और साइनोजन गैस रिलीज हो जाएगी। और फर्दर क्योंकि एक्सेस में KCN डाला है तो अब KCN इससे कंबाइन होके K3। ये तो रिएक्शन अब तुम्हें याद हो जानी चाहिए बेटा, तुम्हें इतनी बार मैंने बता दिया ये रिएक्शन कि तुम्हें ये रटी हुई होनी चाहिए रिएक्शन अब, है ना। इनऑर्गेनिक पढ़ने का एक तरीका ये भी होता है कि आप क्वेश्चन को इतनी बार सॉल्व करो, इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व करो कि आपको वैसे ही याद रह जाए चीजें, है ना, ज्यादा दिमाग ना लगाना पड़े। तो अब ये बोला जा रहा है, अच्छा अपने को इसके बारे में करेक्ट स्टेटमेंट बताने। ये हो गया अपना कंपाउंड एक्स, ठीक है, एक्स का नाम लेते ही, हाँ चलो। द सेंट्रल एटम हैज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ 6। पहला गलत हो गया, आपने को करेक्ट स्टेटमेंट बताने का, करेक्ट बताने भाई, पहला तो इनकरेक्ट हो गया। द सेंट्रल एटम हैज कोऑर्डिनेशन नंबर 4, हाँ बात सही है। द कॉम्प्लेक्स इज स्क्वायर प्लेनर, बता दोगे क्या इसको देख के कि स्क्वायर प्लेनर है ये? है भाई नालायकों, देखो मैं ही सॉल्व करवा देता हूँ, क्योंकि अभी तुम फिर कुछ उल्टा सीधा लगा दोगे इसमें। याद करो, तुम्हें जब मैंने बताया था ट्रांसफेरेंस की क्या कंडीशन होती है। ट्रांसफेरेंस की क्या कंडीशन होती है बेटा? जब भी D9 कॉन्फ़िगरेशन मिल जाए कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में, अगर D9 और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड मिल जाए तो ट्रांसफेरेंस करा देना। और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में D7 और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड मिल जाए तो ट्रांसफेरेंस करा देना। अब यहां पर देखो जरा ध्यान से, कॉपर क्या है? कॉपर क्या है? +2 में नहीं है, +1 में है। अरे यहाँ तो ट्रांसफेरेंस ही नहीं है। तो कॉपर +1 में है, तो कॉपर +1 में कॉन्फ़िगरेशन क्या बन जाएगा बेटा? 3D10 कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। 3D10 कॉन्फ़िगरेशन बोले तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन निकल के आएगा, क्योंकि 3D तो ऐसा कंप्लीटली फिल्ड है। आगे 4s 4p, ये जाएंगे हाइब्रिडाइजेशन में। चाहे फूफा जी आ जाए, चाहे फूफा जी के मामा जी आ जाए, चाहे फूफा जी के फूफा जी आ जाए, अंदर जगह नहीं है मतलब नहीं है, बाहर वाले ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करेंगे। 4s 4p, ठीक है। तो sp3 मतलब टेट्राहेड्रल हो जाएगा बेटा ये। तो स्क्वायर प्लेनर भी ये नहीं है, स्क्वायर प्लेनर भी ये नहीं है। द कॉम्प्लेक्स इज डायामैग्नेटिक। अब कॉपर बेटा D10 कॉन्फ़िगरेशन है, कॉपर का D10 कॉन्फ़िगरेशन है, तो D10 कॉन्फ़िगरेशन में तो सारे पेयर्ड ही होते हैं, तो ये कैसा हो जाएगा? डायामैग्नेटिक, ठीक है। आपने को क्या बताना है? करेक्ट स्टेटमेंट बताना है ना, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। तो करेक्ट स्टेटमेंट कौन कौन से हैं बेटा? एक तो हो गया अपना सेकंड वाला और एक हो गया अपना फोर्थ वाला, ये दो स्टेटमेंट करेक्ट हैं, है ना। ये दो स्टेटमेंट करेक्ट है। आजकल इस तरीके के क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, आपको 4-5 स्टेटमेंट दे दिए जाएंगे और पूछा जाएगा बताओ इनमें से कौन कौन से करेक्ट हैं, है ना। ऐसे क्वेश्चंस भी अपने एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, टाइप ऑफ सल्फाइड PPT may be obtained in the group 2 PPT during the group analysis।
टाइप ऑफ सल्फाइड पीपीटी। अच्छा, आपने को ये बोला है कि ग्रुप 2 का जब अपन टेस्ट कर रहे हैं तो उसमें जो सल्फाइड की पीपीटी मिलती है वो कौन कौन से टाइप की अपने को मिल सकती है। तो बेटा ग्रुप में 2 में अपने जनरली तो +2 वाले हैं, पर जरूरी नहीं है +2 वाले, +3 वाले सल्फाइड भी हैं। तो जो +2 वाले मेटल होंगे वो कौन सा फॉर्मूला बनाएंगे, इस प्रकार का फॉर्मूला बनाएंगे MS टाइप का। और जो +3 वाले होंगे वो किस टाइप का बनाएंगे, M2S3 या M3S2 वाला बनाएंगे, कौन सा बनाएंगे। अगर +3 वाला है, +3 वाला है तो M2S3 बनाएगा या M3S2 बनाएगा। अरे भाई एल्यूमिनियम रख के देख लो ना यहाँ पे, तो M3S2 बनेगा या M2S3 बनेगा, है ना। अरे सिंपल सी बात है यार, ये लो +3 बिस्मथ +3 या आर्सेनिक +3 है, ठीक है। और ये अपना कोई भी Pb+2 ले लो या कॉपर+2 ले लो या Hg+2 ले लो, है ना। ये सब अपने ग्रुप 2 वाले ही हैं। तो अगर इनका सल्फाइड बनेगा तो कैसे बनेगा, ये तो +2 वाले हैं तो कैसे बन जाएगा, PbS CuS HgS, तो इस प्रकार का सल्फाइड बन जाएगा। अब +3 वाले हैं तो वो ये फॉर्मूला देंगे, ये फॉर्मूला देंगे। तो +3 वाले हैं ना, तो कोई भी मेटल है बेटा, इसकी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, ऑक्सीजन की -2 होती है, ऐसे कर दिया करो क्रिस क्रॉस, है ना। ऑक्सीजन की -2 है तो सल्फर की भी -2 रहेगी, तो इसको ऐसे भी कर लो आप, M2S3 टाइप का, M2S3 टाइप का, है ना। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, M2S3 टाइप का। तो M2S3 एज वेल एज MS, ये दोनों टाइप के सल्फाइड हमें देखने को मिलेंगे। और ये क्या बात समझ में। नेक्स्ट, व्हाट इज द ग्रुप 3 रिएजेंट इज जनरली यूज्ड फॉर द ग्रुप एनालिसिस। ग्रुप 3 रिएजेंट कौन सा है, ग्रुप 3 रिएजेंट कौन सा है। इस तरीके के क्वेश्चन नीट में आ रहे हैं आजकल सॉल्ट में, है ना। इस तरीके के क्वेश्चन आपसे ग्रुप रिएजेंट पूछ लेगा, आपसे कैटायन कौन सा ये पूछ लेगा, पीपीटी कौन सा मिलेगा ये पूछ लेगा, सॉल्युबल कौन ज़्यादा होगा कौन कम होगा ये पूछ लेगा। ऐसे आसान आसान से क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, टेंशन नहीं लेने का। चलो ये क्वेश्चन मैं नहीं बताऊंगा, ये लोग आप खुद करेंगे। ग्रुप थ्री का ग्रुप रिएजेंट क्या हो जाएगा। क्या ऐसा कोई ग्रुप रिएजेंट डाला अपन ने, नहीं। ऐसा डाला था, हाँ डाला था, पर ग्रुप 3 में नहीं डाला था। ऐसा कोई रिएजेंट डाला था कभी, नहीं, है ना। तो या तो आंसर अपना बी है या फिर डी है। बता दो क्या आंसर आ जाएगा ग्रुप 3 में। ग्रुप 3 वाले ऑल करोड़पति फकीर हाइड्रोक्साइड के फॉर्म में प्रेसिपिटेट आउट होते हैं, तो इसमें इसलिए अपन क्या करते हैं, NH4OH और NH4Cl ऐड करते हैं, NH4OH और NH4Cl ऐड करते हैं ताकि अपने को हाइड्रोक्साइड का पीपीटी मिले। और NH4Cl इसीलिए ऐड करते हैं ताकि सिर्फ ग्रुप 3 वाले मैग्नीशियम वगैरह ये सब ना हो जाएं प्रेसिपिटेट आउट, इसीलिए अमोनियम क्लोराइड ऐड करते हैं कॉमन आयन इफेक्ट लगाने के लिए, है ना। तो ये था अपना, अरे वाह खत्म हो गए बस। तो ये थे बेटा आपने सॉल्ट एनालिसिस के कुछ क्वेश्चंस। आई होप ये क्वेश्चंस आपकी हेल्प करेंगे, इससे आपको थोड़ा आइडिया लगेगा। बट ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन सॉल्व करके खुद को ज़्यादा हवाबाज समझ लें अपन, या फिर ज़्यादा अपन तो रमखान बन जाए कि यार सॉल्ट एनालिसिस है कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आसान है, आता अपने को, पढ़ लिया अपन ने। नहीं, ऐसा नहीं करना है बेटा। सॉल्ट जितने ज़्यादा क्वेश्चन लगाओगे तुम, क्वालिटेटिव एनालिसिस पर जितने ज़्यादा क्वेश्चन लगाओगे उतना ज़्यादा तुम्हें कॉन्फिडेंस आता जाएगा। और कभी भी ये मत सोचना कि हो गया अब ये चैप्टर मेरा तैयार है ना, ठीक है। ज्यादा लोड नहीं लेना इस चैप्टर का, आएगा तो 1 या 2 ही क्वेश्चन आएगा, तो मतलब ऐसा भी नहीं है कि तुम इसके पीछे ज्यादा टाइम खराब कर रहे हो, ऐसा नहीं। जितनी क्वेश्चन प्रैक्टिस मैंने करवा दी है बस उतनी और कर लेना अपनी तरफ से। जैसे मैंने तुमको 50 क्वेश्चन करवा दिए तो 50 तुम अपनी तरफ से और कर लो, तो तुम्हारा काम हो जाएगा, ठीक है। और हर थोड़े टाइम में इसका रिवीजन जरूर करना है थ्योरी का। थ्योरी अगर तुम्हें याद रहेगी तो क्वेश्चन प्रैक्टिस की जरूरत थोड़ी सी कम पड़ेगी। थ्योरी अगर याद नहीं है तो फिर आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगाओ, इसके 100 200 300 500 क्वेश्चन लगा दो, ठीक है। पर क्योंकि नीट वालों को ज्यादा नहीं मिलती, जेई वालों को तो मिल जाएंगे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, तो नीट वाले तुम लोग थ्योरी अच्छे से रिवाइज करोगे, और जेई वाले बेटा तुम लोग दोनों चीजें करोगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर, अब क्या ही मिलते हैं, अपना तो हो ही गया कंप्लीट, है ना। लाइव एक बार जरूर जुड़ेंगे, आपके अगर जो भी डाउट्स होंगे तो उनको लाइव डिस्कस जरूर करेंगे। तो मिलते हैं फिर, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, कीप प्रैक्टिसिंग।